हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगा कर होंगे। इससे पहले का मैंने वीडियो जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बनाया था मेजर वालों के लिए, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया। तो चलिए बच्चों, आज हम माइनर वालों के लिए लेकर आए हैं आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और ध्यान देना, थोड़ा सा बातों को समझना है बारीकी से। मैं थोड़ा सा 2 मिनट समझाने में टाइम लूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक को शुरू कर दूंगा। देखो बच्चों, आप लोग के जो एग्जाम से शुरू हो चुके हैं मेजर वालों के लिए और माइनर वालों के लिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो मेजर का वीडियो अपलोड किया गया उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि मेजर के कुछ लगभग 30 से 40% कंटेंट जो है वो माइनर में आते ही आते हैं। ठीक है, मैंने मेजर और माइनर को सोचा कि एक साथ ही पढ़ा दूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकता था कि सर मेजर के कुछ कंटेंट है जो माइनर में नहीं आएंगे, तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे उससे। लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मेजर भी जरूरी है। खैर, मैं माइनर को अलग से लेकर आया हूं, ठीक है। तो मेजर की वीडियो को भी एक बार देख जरूर लेना माइनर वाले बच्चों। और माइनर को तो लेकर हम आए हैं, माइनर को हम इस तरीके से लेकर आए हैं ना कि आप लोगों का जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक इसी लॉन्ग में ही समझ में आ जाएगा। तो लॉन्ग पढ़ने, शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग पे ही अच्छे से फोकस कर लेंगे, शॉर्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैं पूरा विथ डायग्राम लेकर आया हूं। अभी तक के किसी भी कंटेंट में डायग्राम को मेंशन नहीं किया गया था। मैं डायग्राम इसलिए मेंशन किया ताकि आप लोग समझ सके। यहाँ पे कौन एक बच्चा है, नाम है आकर्षित शर्मा। तो आकर्षित शर्मा जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और आपने कहा कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में ही बता दीजिएगा। मैंने मैक्सिमम डायग्राम लगभग 100% से कह सकते 100% में 90% डायग्राम मैंने इंग्लिश में ही दे दिया है, ताकि उससे आप अच्छे से समझ सको। और मैं कोशिश करूंगा जो टफ वर्ड है हिंदी के, इसमें साइकोलॉजी के, तो उसको हम इंग्लिश में आपको समझा दे। तो मैं बायलिंगुअल तरीके से थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगा, ताकि दोनों लैंग्वेज के जो बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो मेरा काम है आपका ख्याल रखना, आपका काम है सपोर्ट करना, बस इतना ही कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं। तो आइए बात करते हैं। तो माइनर वाले मेजर का भी एक बार वीडियो जरूर देखना जो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। और बात है कि माइनर का है तो वो तो देखना ही देखना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वीवीआईपी है, इसको पढ़ जरूर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आए, इसी लॉन्ग को अगर सॉल्व कर लिए तो शॉर्ट भी हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन लिखा है, मनोविज्ञान का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन करे, अथवा मनोविज्ञान के अर्थ एवं क्षेत्र की व्याख्या करे। तो लिखा ना, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो इस ये कह सकते हैं स्कोप है, क्षेत्र है, उसके बारे में कर रहा है। डिस्क्राइब की बात कर रहा है, यानी इसके बारे में विस्तार से बताइए। अब प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि मनोविज्ञान किससे बना है? साइकी धन लोगस से, साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। साइकी का मतलब होता है आत्मा या मन, और लॉगस का मतलब हो गया अध्ययन करने से हो गया। तो यहाँ पे भैया हम लोग बात करते हैं साइकी से मतलब क्या होता है? आत्मा होता है। और लॉगस का मतलब क्या हो गया? अध्ययन या विज्ञान से होता है, जिसका मतलब होता है आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन या मन का अध्ययन। तो बातें नहीं करना, मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते हो तो बातें मत करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं आत्मा का विज्ञान, या क्या कहते हैं? मन का विज्ञान भी कहते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान का मीनिंग समझना। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी मीन्स साइकी धन लॉगस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ सोल एंड स्टडी ऑफ मन। की अगर बात करें तो लोग मन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि विज्ञान है मन का भी और विज्ञान है आत्मा का भी। बातें समझना। ये निकला किस है? दर्शन शास्त्र निकला है, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम फिलोसफी। तो कह सकते हो किससे निकला हुआ है? दर्शन शास्त्र से भी निकला हुआ है, ठीक है। इसे आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन यह परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि आत्मा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। अब ये देखा, ये डिफिनेशन सही नहीं है। आत्मा को छुआ नहीं जा सकता और मन को देखा नहीं जा सकता, और आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं। फिर भी इसे हम लोग मन का विज्ञान कहते हैं। फिर भी इसे क्या कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया। लेकिन इसमें भी कमी थी, क्योंकि मन के कई अर्थ हो सकते हैं। क्या लगता है, मन कोई ऑर्गन है क्या? कोई ऐसा ऑर्गन बताओ जिसको हम लोग मन कहते हैं। भाई ब्रेन है, इसे दिमाग कहते हैं। यहाँ पर हार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको किडनी मिल जाएगा, लंग्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। फेफड़े वगैरह जिसे कहते हैं, लीवर वगैरह मिल जाएगा, पेनक्रियास वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन मन कहीं है क्या? नहीं। तो मन किसे कहते हैं? मन का मतलब ही होता है कि भैया आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आपको जो मस्तिष्क है, इन दोनों का जो कह सकते कॉम्बिनेशन होता है ना, वही किसको बनाता है? वही बनाता है, मन को बनाता है। तो मनोविज्ञान समझ के क्या होता है? इसे आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान कहते हैं। फिलहाल इसे आत्मा को देखा नहीं किया, ना छुआ जा सकता है, इसलिए कथन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है, बट थ्योरी तो यही कहता है। फिर बात हम लोग यहाँ कहते हैं, फिर भी इसे मन का विज्ञान कहा गया,
क्योंकि इसमें अगर देखा जाए कमी थी, क्योंकि मन में कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे मनोविज्ञान सिर्फ मन का ही नहीं बल्कि व्यवहार और बाहर की चीजों का भी क्या अध्ययन करता है। मनोविज्ञान सिर्फ मन का ही नहीं करता है बल्कि इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर की चीजें और बाहर की चीजें, इन दोनों का क्या करता है, स्टडी करता है। अब बात करते हैं इसके बाद चेतना विज्ञान की बात करते हैं। चेतना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सियस। चेतना क्या कहते हैं, कॉन्सियस। और विज्ञान की बात कर रहे हैं तो चेतना का विज्ञान, ठीक है। हम लोग बात किसकी, साइंस ऑफ कॉन्सियस की बात कर रहे हैं। किस तरीके से चेतना का विज्ञान है। कॉन्सियस किसे कहते हैं, आप कोई भी चीज समझ रहे हो, देख रहे हो, वही कॉन्सियस है। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आप किस मोड में हो, कॉन्सियस मोड में हो, चेतन अवस्था में हो। अगर आप मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप क्या हो, आप चेतन अवस्था में हो, कॉन्सियस मोड में हो। बातें समझ में आ रहा है बच्चा मेरे, आप कॉन्सियस मोड में हो। अगर आप क्लासरूम में बैठे हो, इधर उधर देख रहे हो, मेरी बातों पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं प्री कॉन्सियस कहते हैं, अर्ध चेतन कहते हैं। और अगर आप एकदम से सुन पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए, मरे पड़े हुए हो, मतलब आप एकदम खोए से हुए हो, एकदम खोए हुए हो, कहीं दूर ख्यालों में खोए हुए हो, यार वो मुझे छोड़ के चली गई, यार पापा ने आज मुझे डांट दिया, यार आज मेरा 1000 रुपया खो गया। मतलब आपका ध्यान अब क्लास में बिल्कुल भी नहीं, एकदम कहीं और किसी दूसरे दुनिया में खोए हुए हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस कहते हैं। मतलब आपका दिमाग ध्यान बिल्कुल कुछ भी नहीं अब यहाँ पर रह गया, अब मुर्दे की तरह हो, मतलब हो ही नहीं, आपके पास शरीर यहाँ पर है। तो समझ गए इसे क्या कहते हैं, चेतना के विज्ञान। तो चेतना किसे कहते हैं, आपके सामने जो दिख रहा है, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, वही चेतना का विज्ञान होता है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कहा गया। लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं है। आधुनिक समय में जेबी वाटसन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा है, और अब ज्यादातर वैज्ञानिक इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहते हैं। ध्यान देना, शुरुआत में जब मनोविज्ञान बना था तो उस वक्त कहा गया इसे आत्मा का विज्ञान है, और उस वक्त कहा गया कि यह मन का भी विज्ञान है। बट आधुनिक समय में इसे ना आत्मा का विज्ञान कहते हैं ना मन का विज्ञान कहते हैं, बल्कि इसे बिहेवियर, व्यवहार, समझना बातों को, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस का क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस या मेंटल रिएक्शन या मेंटल रिसर्च, या फिर कह सकते हो वो कहते हैं ना मेंटल क्रिएशन एंड बिहेवियर का विज्ञान, यानी साइंस, इसे कहते हैं मनोविज्ञान को। यानी व्यवहार का विज्ञान ही क्या है, मानसिक क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का, मेंटल रिस्पॉन्ड का कह सकते हो कि प्रोसेस ही क्या है, ये कह सकते हो मनोविज्ञान है। तो बिहेवियर एंड मेंटल रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है वही क्या है, कह सकते हो मनोविज्ञान है आधुनिक समय में। लाइक जैसे मन की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर होने वाले अंदरूनी और बाहरी व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या करता है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस के आधार यानी बेस, एक्सपीरियंस के बेस पर, ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो आज का लेक्चर, मैं दोनों भाषा में लेकर आया हूं ताकि दोनों लोग को समझ में आ सके। मन देखते जैसे फॉर एग्जाम्पल में मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर होने वाले अंदरूनी, यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी, वो क्या है, एक्सपीरियंस के बेस पर होने वाले अंदरूनी यानी इंटरनल, अंदर की बात, मन की बात। तो इंटरनल एंड बाहरी व्यवहार एंड एक्सटर्नल बिहेवियर पर या का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी साइकोलॉजिकल स्टडी है। बातें समझ में आ रहा है, यही क्या है, साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो मन समझ के क्या होता है, मन कह सकते हो कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर आपके एक्सपीरियंस के बेस पर अंदरूनी यानी इंटरनल और बाहरी यानी एक्सटर्नल बिहेवियर का क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। सही बात है। अगला क्या है, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, यह व्यक्ति की वातावरण के साथ होने वाली क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह व्यक्ति की वातावरण यानी कोई भी पर्सन है, उसके एटमॉस्फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, उसके इन्वायरमेंट के साथ होने वाली क्रियाओं, रिएक्ट का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। किसी भी व्यक्ति के इन्वायरमेंट के साथ की हम लोग बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट समझ के ना क्या होता है, यानी उसके पर्यावरण,
पर्यावरण क्या होता है किसी व्यक्ति का? माहौल की हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे घर का पर्यावरण बहुत दूषित है, मतलब हमारे घर में जो बच्चे लोग बड़ी कूड़ाफात टाइप के गार्जियन क्या है, झगड़ा कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कि दूषित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है वुडवर्थ कि यह व्यक्ति की वातावरण के साथ क्या कहता है, व्यक्ति के वातावरण के साथ होने वाली क्रियाओं का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। मर्फी क्या कहता है, यह जीवित प्राणियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है जो वातावरण के प्रति करते हैं। मर्फी क्या कहते हैं कि यह जीवित प्राणियों की उन प्रतिक्रियाओं का, मतलब उन रिएक्शन का स्टडी है जो ये वातावरण के प्रति, यानी जो ये इन्वायरमेंट के लिए किया करते हैं। जैसे आप समाज के लिए क्या करते हो, आप समाज के लिए नेता बनाते हो, आप समाज के लिए आईएएस बनते हो, आप समाज के लिए कह सकते हो कि मुखिया बनते हो। तो आप अपने समाज के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, जो रिएक्ट कर रहे हो ना, वही क्या है, वही कह सकते हो कि मर्फी ने बताया कि यही मनोविज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार यह क्या है, यह मानव व्यवहार विज्ञान का है। पिल्सबरी के अनुसार क्या है, यह मानव व्यवहार का विज्ञान है। मैकडोगल के साथ देखा जाए तो व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, और जलोटा का देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक व्यवहार का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान को इतने सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से क्या किया है, प्रचार किया, अपने अलग अलग तरीके से ये सारे फॉर्म से बताए हैं। बातें समझ में आ रहा है बच्चा मेरे? यहां तक बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ऑल क्लियर है? ठीक है, ऑल क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं, क्या है मनोविज्ञान के क्षेत्र। ठीक है, अब इसके एरिया में आते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यह सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है बल्कि पशुओं और पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना, आपको अगर यह लगता है कि साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमंस तक ही है, नहीं, ये एनिमल्स से लेकर के इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, स्कूल्स की अगर हम लोग बात करें, आपके आसपास के क्लाइमेट की बात करें, वातावरण की बात करें, क्राइम तक की हम लोग बात करें, तो हर जगह मनोविज्ञान है। ध्यान दें, दुनिया में कई तरह के सब्जेक्ट आपने देखे होंगे, कई तरह के चैप्टर्स देखे होंगे। जियोग्राफी जियोग्राफी तक सीमित है, हिस्ट्री हिस्ट्री तक सीमित है, पॉलिटी पॉलिटी तक सीमित है, लेकिन मनोविज्ञान सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान कई सारे क्षेत्रों में बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान क्या है, कई सारे क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या, अंदरूनी मानसिक क्रिया। सबसे पहले क्या देखते हैं, अंदरूनी मानसिक क्रियाएं, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर आदि भावनाएं जो हम महसूस करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन या खुद के मन को देखने से समझा जाता है। दूसरा क्या, भावनात्मक और संवेगात्मक की बात करें, भावनात्मक का मतलब होता है इमोशंस की बात करते हैं। भावनात्मक का मतलब क्या होता है, आपके इमोशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भावनात्मक हो या संज्ञानात्मक हो, ये दोनों इमोशंस है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इमोशंस। जैसे क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है, डर में कांपना होता है, ये बाहरी से देखी जा सकती है। इंटरनल नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक्सटर्नल देखा जा सकता है। तो आप जब इमोशनली देखते हो, किसी से कनेक्ट होते हो या इमोशनल एक्टिविटी करते हो, तो इमोशनल एक्टिविटी किसे कहते हैं, संवेगात्मक कहते किसे हैं, इमोशंस। आपके गुस्सा, आपके प्रेम, आपके लाड प्यार, ठीक है, आपका डर, समझना, आपका डर, ये सब क्या है, ये सब कह सकते हो कि आपके इमोशंस को दिखाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इमोशंस क्रियाएं, जैसे क्रोध में चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और डर में क्या हो जाएगा, आप कांपना शुरू कर दोगे। तो ये सब देखा जा सकता है, ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रक्रिया जिसे हम देखकर समझ सकते हैं कि हाँ अगला गुस्से में है, हाँ अगला बहुत खुश है। लेकिन एक ऐसा प्रक्रिया तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, एक ऐसा प्रक्रिया तो जिसको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, ये देख बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसको बस महसूस, खुशी, दुख, सुख आदि डर भावनाएं जो हम महसूस करते हैं, ये अंतर्दर्शन होता है, यानी खुद के मन में देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो मन के अंदर देखा जा सकता है, बाहरी नहीं देखा जा सकता। अगला क्या है, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक वजह से होने वाली बॉडी की हरकतें, जैसे गुस्से में किसी को मारना, पहले मन में विचार आता है फिर शरीर का काम करता है। शारीरिक क्रियाएं यानी फिजिकल एक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं। शारीरिक क्रिया का मतलब क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, अरे साइकोलॉजी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, इसको कभी पढ़े नहीं रहोगे तो हार्ड नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि शारीरिक एक्टिविटी की बात करते हैं, शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे आप गुस्से में हो, तो गुस्से में आप क्या करते हो, आप किसी को हाथ उठाते हो और मार देते हो। लेकिन गुस्से में मारने से पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सोचते हो, पहले मन में विचार आता है और फिर क्या करता है, शरीर काम करता है। पहले क्या होता है, मन में विचार आता है और फिर क्या होता है, शरीर काम करता है। वातावरण का अध्ययन की बात करें, बाहर की चीजें जैसे हवा, दोस्त, घटनाएं हमारे मन पे क्या करती है, असर डालती हैं। जिसे वातावरण का अध्ययन की बात करें, स्टडी ऑफ
हम लोग बात करते हैं किसका, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं। तो बाहर की चीजें जैसे दोस्त हो गया, हवा, घटनाएं हमारे मन पर असर डालती है, जैसे ठंड लगने पर दरवाजा बंद करना या दोस्त देखकर खुश होना। इस वातावरण को समझना क्या है, जरूरी है। या दोस्त देख करके खुश होना, इस वातावरण क्या है समझना जरूरी है। पशुओं का व्यवहार की बात करते हैं, पशुओं के व्यवहार की बात करते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों का भी अध्ययन होता है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि क्या होता है, जानवरों का भी अध्ययन होता है। उनकी क्रियाएं क्या होती है, थोड़ा आसान होती है, और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, थोड़ा आसान होती है। इसलिए कह सकते हो इंसानों को समझने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो पशुओं का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। आप उनकी दो ही चार एक्टिविटी को देख के पहचान सकते हो। जैसे वो बोल तो सकते नहीं आपकी भाषा में, वो आपकी भाषा में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनकी हरकतें देखकर समझ, जैसे कोई कुत्ता आएगा और आपको देखकर दुम हिलाएगा। आज सुबह सुबह हम जब रेडी हो रहे थे तो मैं अपने शूज का लेस बांध रहा था, फीता बांध रहा था। तो एक दूर से कुत्ता, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, तो दूर से कुत्ता हमको देखा, भौंकने लगा। दौड़ते दौड़ते पास आया, कि वो कुत्ता रोज आता था वहां पर। एक्चुअली कुत्ता नहीं, कुतिया थी। वो रोज वहां आती थी और घर पे उनको खाना मिलता था, उसको खाना मिलता था खाने के लिए। तो वो आया दौड़ते हुए, सोचा कि कौन घर में घुसा हुआ है। तो मैं बैठ ना था रेस्ट, मैंने आंटी से पूछा कि आंटी जी, इसे रोज आप रोटी देती हैं क्या? क्योंकि वो कुत्ता बैठा और अपना दुम हिला रहा था, तो मैं समझ गया कि ये रेगुलर यहाँ आता है, दुम हिलाता है, इसको खाने को मिलता है। तो जानवर जो होते हैं ना, उसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है। उसके दो ही चार एक्टिविटी होती है जिसको आप पहचान सकते हो। जैसे वो आपको देखता रहेगा एकदम प्यार भरी निगाहों से, तो समझ लेना वो कुछ उम्मीद करता है कि आप उसको खिला दो। वो आपको देखकर दुम हिलाता रहेगा, मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है। तो यही तो चार चीज एक्टिविटी होती है। वो आएगा, आपके ऊपर चढ़ेगा, पुचकारेगा आपको, जिस मतलब वो आपके साथ खेलना चाहता है ना। यही दो चार चीजें होती हैं। तो पशुओं का व्यवहार सिर्फ इंसान नहीं जब बल्कि जानवरों का भी क्या करता है, अध्ययन होता है। और उनकी प्रक्रियाएं सरल होती हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जानवर है ना जिसको कोई समझ नहीं पाता है। मुस्कुराता रहेगा लेकिन वो काट भी लेता है, ध्यान देना। व्यक्ति का विकास की बात करें तो जीवन की हर अवस्था, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा तक क्या होता है, अध्ययन होता है। और हर उम्र में मन और व्यवहार कैसे बदलता है, इसका अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन की बात करें, आप कहोगे सर जी इतना लंबा बता रहे हो, अरे भैया इसी में आपसे पूछ लेगा मनोविज्ञान, शॉर्ट में पूछ लेगा मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए और उसके उदाहरण को बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हो उसके परिभाषा को भी और इसके एग्जाम्पल को भी। ठीक है। असमान व्यक्तियों का अध्ययन, पागलपन या मानसिक बीमारियां या सामान्य लोगों के साथ असामान्य लोगों का भी अध्ययन और इलाज ढूंढना। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, शरीर की बनावट जीन से आती है, जीन समझते हो, जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे देखते हो कि आपका चेहरा आपके पिता पे गया रहता है, आपका चेहरा आपकी माता पे गया रहता है, आपका चेहरा आपके नाना जी पे गया रहता है। तो ये जो जीन होता है ना, जीन ट्रांसफर होता है। जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और होता नहीं, कितने लोग के पिताजी गंजे रहते हैं तो उसका बेटा भी गंजा हो जाता है, कितने लोग दादाजी गंजे रहते हैं तो उसका बेटा भी गंजा हो जाता है। तो ये जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो वंशानुगत और वातावरण का प्रभाव की अगर बात करें, शरीर की बनावट जीन से आती है, लेकिन व्यवहार वातावरण से बनता है। ध्यान देना, शरीर का यानी जो बॉडी पर्सनालिटी होती है वो किससे होता है, वो जीन से बनता है। लेकिन अगर इसका हम लोग व्यवहार की अगर बात करें ना भैया, अगर बिहेवियर की अगर बात करें, तो ये किससे होता है, ये आपके वातावरण से बनता है। यानी आपका आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास का समाज कैसा है, ये उनसे ही बनता है। बातें समझ में आ रहा है? चलो, तो दोनों का तुलना अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखते हैं इसका पूरे कथन का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसे कहते हैं मनोविज्ञान इंसान और पशुओं की सभी मानसिक व्यवहार से संबंधित प्रक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है, वो क्या करता है, इंसान यानी ह्यूमंस और पशु यानी एनिमल्स की सभी मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मानसिक यानी मेंटल कंडीशन, और कह सकते हैं व्यवहार संबंधित और बिहेवियर से रिलेटेड क्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। यह जीवन की हर समस्या से जुड़ा है। और ये क्या है, जीवन की हर समस्या से क्या है, जुड़ा है। और समय के साथ इसका क्षेत्र और क्या होता है, और बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इसका क्षेत्र क्या हो रहा है, और भी ज्यादा ब्रॉड होता जा रहा है, और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और यह एक क्या है, विकसित विज्ञान भी है। मनोविज्ञान ध्यान दीजिएगा, साइंस डेवलप करे ना करे, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है। क्योंकि ये जो जेनजेड जनरेशन वाले हैं ना, इनको समझने के लिए अलग से प्रयोग किया जा रहा है कि आखिरकार ये बच्चे लोग समझते किस बात को हैं। जैसे आजकल के बच्चों की समस्या होती है कि सर हमको कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं होता है, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो देखो, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, अगर ध्यान से सुनो तो हम बता देते हैं। कोई भी चीज़ याद ना होने का एक सबसे बड़ा वजह होता है कि आप जो चीज़ अभी पढ़े, जैसे मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा थ्योरी समझाया, डेफिनेशन समझाया, और आपने उसको दोबारा
उस मेरे पढ़ाने के बाद ठीक नहीं पढ़ा, जैसे मैं ये लेक्चर खत्म करने में आज हमको 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा भी लग सकता है। जैसे मैं इस लेक्चर को खत्म किया और आपने इस लेक्चर को नहीं समझा, आपने क्या किया, आपने इस लेक्चर को अगर नहीं समझा अच्छे से, तो यहाँ पर नुकसान क्या होगा, यहाँ पर नुकसान ये हो सकता है कि आपको ये याद नहीं होगा। इसलिए जैसे ही हमने आपको ये लेक्चर समझाया, मेरे लेक्चर समझाने के बाद एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा और एक बार और समझ लीजिएगा, आपको वो परमानेंट कह सकते हो 90% याद हो जाएगा। मैं 100% की बात नहीं कर रहा। फिर सप्ताह में एक बार फिर से उस चैप्टर को देख लेना, इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस होता रहेगा और साइकोलॉजिकल थियोरी के अकॉर्डिंग बताएं, आपको वो पूरा याद हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एक विकसित विज्ञान है जो हमें खुद और दूसरों के बेहतर समझने में मदद करता है। आइए अब डायग्राम पे आते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का स्वरूप कार्य क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान का क्या कर रहा है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। या फिर क्वेश्चन दे देगा मनोविज्ञान के प्रमुख विभागों यानी उपक्षेत्र की बात करते हैं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द सब फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के कह सकते हो कि कुछ उपक्षेत्र का क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्या है मनोविज्ञान के कुछ उपक्षेत्र की अगर बात करें, तो बात करते हैं कि मनोविज्ञान के प्रमुख विभाग कह लो का वर्णन, या फिर कह सकते हो डिस्कस द सब फील्ड्स ब्रांचेस, डिस्कस द सब फील्ड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि प्रयुक्त मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कर दें, यानी कुल मिलाकर के मनोविज्ञान के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र की, बात करते हैं क्या होते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र की अगर बात करें ना, बहुत सारे क्षेत्र हैं। आइए थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे। तो मनोविज्ञान का स्वरूप की अगर बात करें, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, देखो ये सब मनोवैज्ञानिक है, ये सब क्या है, ये सब सब क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की शाखा था, मैंने कहा ना इसमें ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी कह रहा है। शुरुआत में अरस्तु का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा और सुकरात का नाम सुना होगा। ये सब बड़े बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। इन्होंने जीव विज्ञान का खोज तो किया, जैसे अरस्तु का देखो ना, जीव विज्ञान का खोज किया, जूलॉजी वगैरह का, और बॉटनी वगैरह पे भी ध्यान दिया। तो ये लोग जूलॉजी और बॉटनी को खोज कर लिए, और जब खोज किए तो पता चला यार कुछ तो ऐसा चीज है जो अभी भी हम अधूरे हैं, मिसिंग सा है कुछ, कि सब कुछ है लेकिन ये आखिरकार ऐसी स्मृति आती कहाँ से, थिंकिंग आती कहाँ से कि कोई भी चीज क्रिएटिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी चीज हम इतना बेसिक से समझ रहे हैं, कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। यानी आत्मा की बात वो कर रहे थे इनडायरेक्टली, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे, यानी वो आत्मा की ही बात कर रहे थे। तो आत्मा पर ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब आत्मा पर स्टडी कर रहा है। तो आत्मा के बारे में ये जानने की बहुत कोशिश किया कि क्या है भाई ये सब चीजें। तो फिर क्या किया, आत्मा पर स्टडी करने के लिए इन्होंने एक तर्क निकाला, और जैसे आत्मा पर स्टडी यानी सोल की स्टडी हम लोग बात करें, जैसे सोल की स्टडी करना शुरू किया तो एक नया सब्जेक्ट बन गया जिसका नाम था मनोविज्ञान। यानी जब मनोविज्ञान पर ही पहली बार आया था तो उसे क्या कहते थे, आत्मा का विज्ञान कहते थे, मन का अध्ययन करते थे। ये कहते ये मन क्या है, कोई ऑर्गन, पूरा पेट खोल के देख लिया, पूरा इंसान का सर खोला, मुंह खोला, गला खोला, पूरा ऑर्गन्स खोलता हुआ चला गया और मन कहीं नहीं मिला। तब कहा कि यार कुछ तो अलग है। मन आखिरकार हमारे दिमाग में ये ख्याल कैसे, एक होता है ना कि मन की यार मेरा मन है कि हम ये बन जाए, लोग भविष्य की कामना कैसे कर देते हैं, ये सबसे टफ बात है। लोग भविष्य की कामना करने की क्षमता रखते हैं, भविष्य की तुलना करने की क्षमता रखते हैं, ये भविष्य के बारे में ये लोग कैसे इतना विचार कर सकते हैं। तब बना मनोविज्ञान, और जब मनोविज्ञान बना तो कह सकते हो कि जहां आत्मा और मन पर विचार और विमर्श होने लगा, कई सारे मनोवैज्ञानिक आए। लेकिन 1879 में विलियम मुंड ने जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये भी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, ये भी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है, इसलिए ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव भी समझते रहना। ये पूरा यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। किसने दुनिया, देखो पूछता है विलियम मुंड कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। कब खोजा, बनाया प्रयोगशाला, 1879 में बनाया। कौन बनाए, विलियम बुंट बनाए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बना है। तो जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में, हो सकता है ये इस बार लिपजिग विश्वविद्यालय भी देते हैं। कहां बनाया, जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय में बनाया। देखो हिटलर टाइप का चेहरा लग रहा है। और दुनिया की पहली मनोविज्ञान
प्रयोगशाला स्थापित किया? तो पूछेगा दुनिया का पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाने वाला कौन था? तो क्या कहोगे? विलियम वुंट था। कौन था बच्चा मेरे? विलियम वुंट था। कब बनाया? 1879 में बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? जर्मनी की हम लोग बात करते हैं। तो विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में दुनिया का पहला क्या किया? ये बनाया। इससे मनोविज्ञान का दर्शन से अलग होकर ये क्या हुआ? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन बन गया। और ये जब लैब बना ना, तो मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को फिलॉसफी से क्या कर दिया गया? एकदम सेपरेट कर दिया गया कि चलो अब साइकोलॉजी पर स्टडी होगा। और सभी जितने मनोवैज्ञानिक थे सोसाइटी में फैल गए चारों तरफ कि चलो स्टडी करते हैं हम लोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बातें समझ में आ गया? दुनिया का पहला प्रयोगशाला, पहला लाइब्रेरी साइकोलॉजी का देखा जाए मनोविज्ञान का कहाँ बना? जर्मनी बना, लिप्जिग विश्वविद्यालय में। कौन बनाया? विलियम वुंट बनाया, 1879 में बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो ऐसा कुछ लाइब्रेरी था। फॉर एग्जाम्पल, वुंट के प्रयोग में लोग घंटी की आवाज सुनकर बटन दबाते थे और प्रतिक्रिया का समय मापा जाता था। इससे साबित हुआ कि मानसिक क्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से मापा जा सकता है। तो वुंट का जो प्रयोग था उसमें क्या था? लोग घंटी की आवाज सुनकर बटन दबाते थे। जैसे होता है ना, हम घंटी बजाएं तो वेटर आ जाता था, हम घंटी दबाएं तो ऑफिस का स्टाफ आ जाता है, कुछ ऐसा होता था। तो यहाँ पे कह सकते हो कि वुंट के प्रयोग में लोग घंटी की आवाज सुनकर बटन दबाते थे और प्रतिक्रिया का समय यहाँ मापा जाता था। इससे साबित हुआ कि मानसिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। ऐसे क्या साबित हुआ कि मानसिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। आज मनोविज्ञान व्यवहार देखा जाए तो बाहर से दिखने वाली प्रक्रिया और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, महसूस करना का वैज्ञानिक अध्ययन बन चुका है। और आज के समय में देखा जाए तो मनोविज्ञान क्या है? एक बाहरी प्रक्रिया है, यानी एक्सटर्नल प्रोसेस है। ध्यान देना, ये क्या है? एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ऐप में ऑलरेडी पीडीएफ है बाबू, ऐप में ऑलरेडी पीडीएफ है। ठीक है, मैं पीडीएफ यूट्यूब पे भी खैर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं यूट्यूब पे भी लगवा दूंगा। ठीक है बाबू, टेंशन नहीं लेना, मन लगा के बस पढ़ाई करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्षित शर्मा जी, आप मन लगा कर पढ़ाई करो, बात है कि मुकेश सर हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम इसलिए आसान भाषा में सबको तोड़ मरोड़ कर लाए हैं, बहुत आसान भाषा में लाए हैं। पूरे यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब, मैं पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, नहीं यकीन है खोज लेना, जो भी टॉप लेवल का चैनल है, ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। वो किताब से खोज के बनाते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बनाने में मेरे कितने एफर्ट्स लगे हैं, कितना मेहनत लगा है, वो मुझे पता है। बहुत खोज करके किताब के टफ लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ करके फिर आपके सामने लाना, समझते हो, दिमाग का कचरा हो जाता है, लेकिन मजा आता है, सच बता रहा हूँ, जब पसंद का सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे आज मनोविज्ञान की, अगर बात करें व्यवहार, यानी व्यवहार से दिखने वाली प्रक्रिया और मानसिक प्रक्रिया, यानी जो आप सोचते हो। तो एक होता है मनोविज्ञान में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल, जैसे मैं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान जो कि मैं नाराज हूँ कि दुख हूँ, इस तरह का कंडीशन दिख जाएगा। एक इंटरनल होता है, तो इंटरनल पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इंटरनल पहचानता वही है जो आपके बहुत करीबी है। जैसे मैं गुस्से में हूँ, मेरा चेहरा लाल हो गया है, आंख दिखा रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, तो आप बाहर से देखे पहचानो बंदा गुस्से में है। अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझोगे कि ये बंदा बहुत खुश है। तो ये सारे चीज की अगर हम लोग बात करें, ये सारे प्रोसेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे प्रोसेस होते हैं साइकोलॉजी में, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, जो आप बाहर से मेरी एक्टिविटी को देख के समझ जाओ। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, जो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, एक मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है, या जो आपके बहुत करीबी है वही समझ सकता है, जो आपके हर एक व्यवहार से जुड़ा हुआ है। जैसे आपकी पत्नी हो गई, आपकी प्रेमिका हो गई, ठीक है, आपके माँ बाप हो गए। मैं जब भी पापा से बात करता हूँ ना, तो पापा से तो उतना खैर बातों को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जैसे मम्मी से बात करते हैं तो मम्मी तुरंत कहती है, बेटा तबीयत खराब है ना। हमको तुम्हें कैसे पता चलता है? तबीयत जबकि मेरा खराब होने वाला रहता है, उनको पता चल जाता है। मतलब एक होता है स्टार्टिंग प्रोसेस। तो कहते हाँ, तो कहते कि हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं। जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होना शुरू होता है तुम्हारा आवाज़ चेंज हो जाता है, जबकि मेरा आवाज़ मैं खुद नहीं पहचान पाता, लेकिन माँ पहचानती है मेरी। तो इस तरीके से तो उसे कहते हैं महसूस करना करता है। लेकिन बात है कि महसूस कैसे किया जा रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो ये मनोविज्ञान के थ्योरी में आ जाएगा। अब मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं, क्या है इसका स्कोप। तो बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए विस्तार से अगर इसको देखते हैं तो कहते हैं कि मनोविज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं।
कुछ बेसिक है और कुछ कह सकते हो अप्लाइड हैं। कुछ बेसिक्स हैं और कुछ क्या है जो अप्लाई हो चुके हैं। तो ये दोनों प्रकार के क्या मिलेंगे, सेक्टर मिलेंगे। प्रमुख शाखाओं को उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला जिसे शैक्षिक सैद्धांतिक शाखा मिल जाएगा, यानी थ्योरेटिकल ब्रांचेस मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल ब्रांचेस में जो प्रयोग हुए हैं, जैसे घंटी बजाया तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना, पावलोव का रूल। घंटी बजाया तो कुत्ते के मुंह से लार का टपकना, ये जैसे पावलोव का हो गया। तो पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशुओं का प्रयोग करके मानव व्यवहार को समझा जाता है। खासकर एनिमल्स के ऊपर प्रयोग करके मानव ह्यूमंस के बिहेवियर क्या क्या समझा जाता है। फॉर एग्जांपल इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग, कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया। इवान पावलोव की अगर बात करें, कुत्ते पर प्रयोग करने वाला कौन है, पावलोव। तो पावलोव की अगर बात करते हैं तो कुत्ते को पहले खाना देता था, तो कुत्ता जब खाने को देखता उसका मुंह में पानी आता था, सलाइवा गिरता था, लार टपकता था। फिर जब खाना देने जा रहे तो पहले घंटी बजाते थे, फिर खाना दे देते थे। 10 दिन ये किए, पहले घंटी बजाते फिर खाना देते हैं। एक बार करके खाना नहीं लाए, घंटी बजाती है, कुत्ते के मुंह से पानी टपकना शुरू हो गया। बातें समझ में आ रहा है। तो पहले कुत्ता क्या था कि सिर्फ खाना को देख के उसके मुंह में लार आता था। अब क्या हो रहा है, अब उसको घंटी बजा करके खाना दे रहे हैं। यानी कुत्ता दो दो उद्दीपक के साथ क्रिया कर रहा है। दो दो कह सकते हो कि स्टिमुलस को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो क्या कर रहा है वो, कह सकते हो कि रिएक्ट कर रहा है। अब पता चला कि मोहल्ले में एक साइकिल वाला साइकिल लेके जा रहा है और घंटी बजा दिया, कुत्ते के मुंह में तभी पानी आ गया। क्यों? क्योंकि उसका आदत था घंटी का आवाज सुनेगा तो उसके मुंह में पानी आएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि बार बार जब ये घंटी बजने लगा तो कुत्ता कंफ्यूज हो गया। तब कुत्ता क्या किया कि जो मालिक घंटी बजा कर देता था, खाना देता था, तो कुत्ता उसमें क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंसेस खोजा कि ये साउंड थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप चुटपुटिया फोड़ते हो वो साउंड, आप सुतली बम फोड़ते हो वो साउंड, और कोई गोली मारता है उस साउंड। इस तीनों साउंड में क्या डिफरेंट होता है, इस तीनों साउंड में क्या होता है, इस तीनों साउंड में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो कुत्ते वो भी क्या करना है, डिफरेंट को खोजना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वही फॉर एग्जांपल इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग देखा जाए तो कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया, कुत्ते को क्या किया, घंटी बजा करके खाना दिया। बाद में सिर्फ घंटी से ही क्या हो गया, उसका लार टपकना शुरू हो गया। बाद में घंटी से ही क्या हुआ, लार टपकना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, पहले कुत्ते को खाना दिया तो खाने को देख करके कुत्ते का लार टपकता था, फिर घंटी बजाया तब खाना दिया, कुत्ते का लार टपकता था। अब खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजा रहे थे, इसका लार टपकना शुरू हो गया। यहाँ पर भी वही दिया गया, यहाँ पे भी क्या किया गया, कुत्ते को खाना दिया गया और उसके लार को क्या किया गया, उसके लार को यहाँ पे काउंट किया गया। ठीक है, कुत्ते को बांध दिया गया, इसके यहाँ पे क्या किया, लार को काउंट किया गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके सलाइवा के हिसाब से क्या किया, इसके ऊपर प्रयोग किया कि किस तरीके से व्यक्ति को अगर आदी बनाया जाए तो वो आदी बन जाता है। तो कुत्ते पर किया तो ये चीज सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अगला बात करते हैं बीएफ स्किनर का स्किनर बॉक्स। बीएफ स्किनर का क्या किया, स्किनर बॉक्स। तो वो क्या किया, वो एक बॉक्स बनाया। देख लो कैसा, वो क्या किया, वो एक पूरा का पूरा ये बॉक्स बनाया। और जैसे वो बॉक्स बनाता है तो बॉक्स में देखो एक क्या है, सिंगल लाइट, और ये क्या है, स्पीकर है, और ये क्या है, रिस्पॉन्ड लीवर है। यानी अगर ये कुत्ता, और यहाँ पे क्या लिखा ना कि पिलेट डिस्पेंसर की बात करते हैं, यानी खाने का ये क्या है, खाना, यानी फूड डिस्पेंसर की बात करते हैं तो ये खाने खाना है। कुत्ता को क्या किया गया, कुत्ते को कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक ग्रिड पे बैठा दिया गया। कुत्ते को क्या किया गया, इसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड पे बैठाया गया है। अब क्या किया, कुत्ते को छोड़ दिया गया। ध्यान ना, यहाँ पे कुत्ते को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले तो खाने का प्रयोग किया, कुत्ते के ऊपर क्या किया, खाने का प्रयोग किया। खाने का डब्बा रख दिया अंदर, और इस रूम को पूरा बॉक्स को रख दिया, और इस पूरे बॉक्स में कह सकते हो कि इसको कुछ नहीं दिख रहा है खाने का सामान है कहाँ पर, और इसको भूखा छोड़ दिया गया इस बॉक्स में। कुत्ता खूब इधर उधर, कुत्ता कर रहा है, ये चूहा खूब इधर उधर कुत्ता है, और गलती से क्या होता है, उससे ये रिस्पॉन्ड लीवर का बटन दब जाता है, और जैसे ही रिस्पॉन्ड लीवर का बटन दबता है, ये जो खाने वाला सामान है ये फटाफट गिरने लगता है, और चूहा क्या करता है, खा करके अपना पेट भर लेता है। तो ये तो गलती से हुआ। दूसरी बार फिर कुत्ते को, इसको चूहे को रखा जाता है। चूहे को इतना पता रहता है कि हम कहाँ पूछ रहे थे तो वो खाना मिला। फिर ये इधर उधर खूब कूदता है, इधर उधर दबाता है सब कुछ, लेकिन फिर से ये क्या करता है, इस बार ये बटन दबा के जैसे दबाता है फिर से खाने का सामान गिरने लगता है। अब इस कह सकते चूहे को थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि इसको दबाएंगे तो क्या होगा, खाने के लिए हमको फिर से मिल जाएगा खाना। इस बार तीसरी बार बंद किया था है तो ये फिर इधर उधर देखता है, फिर इस बटन को दबा देता है, खाना मिल जाता है। चौथी बार में तो एक्सपर्ट होता है, सीधा जाता है, भूख लगा बटन दबाता है, खाना मिल जाता है। यानी धीरे धीरे जो ये जो जानवर है
ये क्या होता है, बॉक्स प्रैक्टिकल की अगर बात करते हैं, स्किनर बॉक्स प्रैक्टिकल की बात करते हैं। इससे पहले पावलोव का मैंने दिखाया, कुत्ते के ऊपर घंटी का प्रयोग करके दिखाया। अब क्या कर, देखो ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है, किस तरीके से समझाया जा रहा है। और फिर स्किनर के बॉक्स परीक्षण में देखा गया तो चूहा भी सक्सेसफुल रहा। इससे हमें डर, आदतें समझने में क्या होती है, मदद मिलती है। जैसे मान लो आप बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से घबराते हो, तो हम आपको अंधेरे में बार बार अब ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो बेटा, अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरे से कुछ नुकसान नहीं होगा। तो आप अंदर धीरे धीरे क्या होगा, एक साहसी मन होता है ना कि भाई अंधेरे से कैसा डर, तो आपके अंदर का जो डर रहेगा वो ऑटोमेटिक बेहिचक बेझिझक क्या हो जाएगा, शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ठीक है, क्या लिखा, पर सर वो कैसे बटन दबाएगा, फाड़ के भी खा सकता है मेरे लाल, वो कोई कागज का बॉक्स नहीं है, वो बॉक्स लोहे का बॉक्स है। ठीक है, उसका दांत टूट जाएगा लेकिन वो खोलेगा नहीं। ये क्या लगता है, ये कागज का बॉक्स था, ये चारों तरफ लोहे का बॉक्स है और ये पूरा ढका हुआ है। ठीक है, इसे महसूस हो रहा है कि इस रूम में खाना है, लेकिन तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, फाड़ के खा जाएगा। और ये क्या लगता है, स्विच वगैरह कागज पे लगेगा तो ये ऐसा रखा गया, शीशा वगैरह भी रखा गया ताकि लोग देख सके कि एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है बाबू मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से था। अगला क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान। तो समूह में व्यवहार, फॉर एग्जाम्पल लोग अकेले कचरा नहीं फेंकते लेकिन भीड़ में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लोग अकेले में कचरा नहीं फेंकते लेकिन भीड़ में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, सामाजिक दबाव की वजह से। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मतलब होता है सोचना विचार करना। जैसे आप डरते हो, आप कोई डरने के बाद खुश होते हो, ठीक है, आप गुस्सा करते हो, तो ये सब संज्ञानात्मक है। तो संज्ञानात्मक हो गया सोचने की प्रक्रिया, फॉर एग्जाम्पल समस्या सुलझाते समय पुरानी यादों का इस्तेमाल करना। ये सारी चीज इसमें क्या है, मसरूफ है। अगला क्या है, प्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा यानी अप्लाइड ब्रांचेस की बात करते हैं। कहाँ कहाँ यह अप्लाई होता है, अगर हम बात करते हैं अप्लाइड ये ब्रांचेस की बात करते हैं तो मनोविज्ञान ये कह सकते हैं कहाँ कहाँ आपका अप्लाई होता है। ठीक है, हाँ जी, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है इसकी हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो बात करें प्रयुक्त मनोविज्ञानी की शाखाएं यानी अप्लाई ब्रांचेस की बात करें तो नैदानिक मनोविज्ञान यानी मानसिक बीमारियों का इलाज, खासकर ध्यान देना, मानसिक बीमारियों की हम लोग इलाज की बात करते हैं तो किस तरीके से मानसिक बीमारियों का इलाज होता है। ठीक है, अगर मानसिक बीमारियों की इलाज की बात करें तो कैसे होता है, जैसे खासकर देखते हो डिप्रेशन में मरीज बातचीत थेरेपी यानी टॉक थेरेपी करके विचार को बदलना। अक्सर होता है ना कि आप डिप्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन आता कैसे है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आता है। तो ये सबसे पहले एक स्ट्रेस का स्टेज होता है, फिर वो स्टेज क्या होता है, धीरे धीरे अपर लेवल पे जाता है तो वो डिप्रेशन में क्या होता है, चेंज होता है। अब डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अवसाद। और डिप्रेशन अगर पीक लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पर समस्या क्या होता है, बहुत ही जटिल और टफ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जटिल और क्या होता है, टफ हो जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि भाई डिप्रेशन को कैसे सही किया जा सकता है, तो उससे बात करके। हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है तो इसका मतलब उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको अंदर अंदर खाए जा रही है। इसलिए हम लोग साहचर्य विधि का यूज करते हैं किसमें, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। जैसे हम उसके साथ फ्रैंकली पेश आते हैं, ठीक है, उसके साथ इतना फ्रैंकली पेश आएंगे कि उसे लगे कि हाँ ये जो इंसान है ना ये मेरे काफ़ी क्लोज है, तो वो आपको अपनी मन की बात बताएगा। तो फिर आप कहोगे उसके फैमिली से भी कि इनसे कोई भी ऊंची आवाज़ में या फिर इनसे ऐसी बातें ना करें जिससे कि ये फिर से क्या हो जाए, स्ट्रेस में चले जाए। तो यहाँ पर बातचीत के माध्यम से ही डिप्रेशन को क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बातचीत के माध्यम से ही डिप्रेशन को सही किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर यह है ना, ये लड़की पूरे फुल डिप्रेशन में है, ये पूरे के पूरे डिप्रेशन में है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, ये जो लड़की है ये पूरे के पूरे डिप्रेशन में है। अब इसे बात किया जा रहा है, क्या बात है बेटा जरा बताना। वो बातों को बता रही है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो लिखता ही जा रहा है, हर प्रॉब्लम को वो बातें करके उसकी हर समस्या का समाधान कर देगा। इसलिए कभी कभी होता है ना कि जब मैं बच्चों लोग से बातें करता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे उसके डिप्रेशन का लेवल पता चल जाता है कि वो क्यों इतना डिप्रेस्ड है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, स्वाभाविक चीजें पता चल जाता है। अगला बात करते हैं औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की प्रेरणा और उत्पादकता यानी कंपनी के टीम वर्क सुधारने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम देना। खेल मनोविज्ञान में खिलाड़ियों का मानसिक प्रदर्शन सुधारना,
उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच से पहले खिलाड़ी का तनाव कम करने के लिए कह सकते हो विजुअलाइजेशन तकनीकें यूज की जाती है। तो यहाँ पर क्या करता है, खिलाड़ी को थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, विजुअलाइजेशन यानी जो देखने की क्षमता है उन सब के बारे में उसको बताया जाता है। तो बिना साइकोथेरेपी के कोई भी प्लेयर, ध्यान दीजिएगा, बिना साइकोथेरेपी के कोई भी प्लेयर जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने लिए एक साइकोथेरेपिस्ट को रखता ही रखता है, ठीक है। हाँ जी, हर व्यक्ति अपने लिए एक साइकोथेरेपिस्ट को रखता ही रखता है, ठीक है। अब बात करें न्यायिक मनोविज्ञान, जैसे जज ने क्या किया, किसी को सजा सुनाया। जज यहाँ पर एक क्रिमिनल्स बैठा हुआ है, अब किसी को फांसी की सजा ही दे दिया, पागल हो जाएगा वो, क्योंकि अब उसे महसूस होगा मेरी जिंदगी का अंत हो चुका है। तब यहाँ साइकोलॉजिस्ट आएगा, उसको समझाएगा बेटा तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं हो रहा है, जिस तरीके से तुम पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े को पहनते हो उसी तरीके से, बस कुछ और नहीं है, तुम अपनी इस शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाने वाले हो। कुछ इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो, बंदा मरने वाला है और उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम अपने आत्मा को, मतलब अपने शरीर को छोड़ने वाले हो, समझ रहे हो। तो इसे कहते हैं कि भैया न्यायिक मनोविज्ञान कहते हैं, जस्टिस साइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपराध और कानून में मदद। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, अदालत में गवाह की याददाश्त की सटीकता जांचना, जैसे कोई गवाह देने भी आता है तो उसकी याददाश्त को सटीकता से जांचना, ठीक है। अब बात करते हैं नए उभरते क्षेत्र, तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान आते हैं, यानी पर्यावरण का व्यवहार पर क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से था आपका साइकोलॉजी के सारे सेक्टर्स थे। हर सेक्टर्स का अपनी जगह पर देखा जाए तो अहम भूमिका होता है। अहम भूमिका का मतलब समझते हो ना, अहम भूमिका का मतलब हो गया कि भैया सबका अपना एक रोल होता है, एक किरदार होता है, जिसको लोग क्या करते हैं, बखूबी निभाने का काम करते हैं। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे भूमिका कहते हैं। अहम भूमिका निभा रहा है या अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भीड़ भाड़ वाली शहर में तनाव बढ़ता है, जैसे देखते होगे कभी भी अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो तो वहां पर क्या है, वहां पर तनाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ध्यान देना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर तनाव क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। इसलिए अगर आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भीड़ भाड़ी वाली जगहों से हट करके शांत माहौल वाली जगहों में जाना होगा। यानी कोई भी कंजस्टेड एरिया, जैसे दिल्ली देख लो, क्या लगता है दिल्ली में जाकर तुम सुकून से रह लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिकल थियरी के अनुसार देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा कंजस्टेड वाला क्षेत्र है। और जो जितना भीड़ वाला क्षेत्र होता है वो कह सकते हो कि उतना ही ज्यादा क्या होता है, ये कह सकते हो कि तनाव वाला जगह होता है। जैसे देख लो ये शहर है चाइना की, हम लोग बात करते हैं, संघाई की बात करते हैं, देखो कितना भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। सारांश की बात करते हैं, मनोविज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से स्पष्ट है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि रोजमर्रा की क्या है, समस्याओं का व्यवहारिक हल भी देता है। रोजमर्रा का मतलब जो डेली बेसिस पे आप काम करते हो, जो डेली आप क्या करते हो, अपना एक्टिविटी करते हो, ठीक है। हाँ जी, ऑल क्लियर है बाबू, ऑल क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे कौन कौन जानता है, ओ मुझे कौन कौन जानता है, हम तो भाई नहीं जानते तुम्हें, ठीक है। क्या हुआ अफरीन, अरे बाबू पढ़ लो, अफरीन काम नहीं आएगी तुम्हारे, ठीक है। हाँ सर जी, आप कहाँ से हैं, भैया हम सीतामढ़ी से हैं, ठीक है। हाँ वही सीतामढ़ी जहाँ सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव लोग निकले हैं अभी, ठीक है। और क्या है, वेलकम उज्जवल, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा चलो, तुम लोग कमेंट बहुत बकवास बकवास कमेंट है, मज़ा नहीं आ रहा कमेंट पढ़ने में, ठीक है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। हम्म तो यहाँ पर मनोविज्ञान की एक विधि के रूप में नैदानिक, ठीक है, गजब गजब कमेंट करते हो यार तुम लोग। तो यहाँ मनोविज्ञान की एक विधि के रूप में नैदानिक या केस स्टडी बताइए, फॉर एग्जाम्पल बताना है। तो अब नैदानिक विधि की बात करते हैं। भैया नैदानिक समझते ना, जो नादानियाँ अभी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो नादानियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये नादानियाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये नादानियाँ नहीं करनी चाहिए, हाँ तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं नैदानिक यानी क्लिनिकल मेथड। भैया क्लिनिकल मेथड आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 11th में गंध मचा के रखा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, इतना गंध मचाया हुआ है। तो आइए देखते हैं, लेकिन है बड़ा मजेदार। तो क्लिनिकल मेथड या इसे कहते हैं केस स्टडी मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लिनिकल मेथड या केस स्टडी मेथड की हम लोग बात करते हैं। तो मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण
अनुसंधान विधि है जिसे चिकित्सा क्षेत्र से क्या है अपनाया गया है, जिसे क्या किया गया, चिकित्सा क्षेत्र से अपनाया गया है। चिकित्सा क्षेत्र समझते हो, जो हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या कैसे क्लिनिकल की बात करते हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र से इसका मुख्य उपयोग होता है किसी व्यक्ति की मानसिक समस्याओं और रोगात्मक लक्षणों जैसे फोबिया वगैरह हो गया, और इसके कारणों को गहराई से समझना, उनका निदान करना, बातों को समझना। अगर आपको फोबिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये नहीं कि बुखार हो गया तो साइकोलॉजिस्ट को बुला लो भैया, टीबी हो गया तो साइकोलॉजिस्ट को बुला लो, दिख कम रहा है चश्मा लगाए तो साइकोलॉजिस्ट को बुला लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेन क्या होता है कि अगर आपको कोई किसी तरह का फोबिया हो गया, जैसे पानी से डर लग रहा है, जाड़े में जानते हो ना तुम लोग 20-20 दिन पे एक बार नहाते होगे, पानी रख लेंगे शरीर पे तो ठंड लग जाएगा, फलाना ढिमकाना। कुत्ते को देख लिए तो डर लग जाए कहीं कुत्ता काट ना ले हमको, ऐसा होता है ना। आग को देख लिए तो आग से डर लगता है, और ऊंचाई पे जाओगे तो ऊंचाई को देखने के बाद डर लगता है, पीछे हट जाते हो। तो ये सब एक्चुअली में क्या है, फोबिया है। और ये फोबिया वगैरह जो होता है वो क्या होता है, ये अननेसेसरी ऐसा डिजीज है जो आपको अंदर ही अंदर खाए चला जाएगा। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। फोबिया का सॉल्यूशन तभी होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आपको उस चीज से लड़ने में मदद की जाए। जैसे आपको अंधेरे से डर लगता है तो हम आपके कंधे पर हाथ रखेंगे कि टेंशन मत ले, हम भी हैं अंधेरे में तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ रोज अंधेरे में घूमेंगे। 20 दिन तुम्हारे साथ जहां अंधेरे में घूमना शुरू किए हम, तुम्हारा अंधेरे से डर ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे माइंड को ये चीज महसूस हो जाएगा कि अंधेरे से डरना नाम को कोई चीज ही नहीं है। कुत्ते से डर लगता है, 5-7 कुत्ते रोज लेके हम तुम्हारे साथ चले, कुत्ता तुम्हें देखेगा, पुचकारेगा, तो वापस चढ़ेगा लेकिन तुम्हें काटेगा नहीं, तो तुम्हारा कुत्ते से भी डर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी अगर किसी फोबिया का इलाज करना है तो उसका इलाज वही डर ही तुम्हारा इलाज करेगा। बातें समझ में आ रहा है। तो ये तरीका होता है इलाज करने का। तो साइकोलॉजी आसान सब्जेक्ट नहीं है लेकिन है बहुत मजेदार, अगर इसको अच्छे से समझ लिए तो काम बन जाने हैं। तो बात करते हैं निदान की, बात करते हैं। तो इस विधि में मनोवैज्ञानिक पूरी तरह से अगर देखा जाए व्यक्ति के पूरे जीवन का विस्तृत इतिहास तैयार करती है, गर्भावस्था से लेकर वर्तमान तक की सभी घटनाएं, इसे केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। तो गर्भावस्था से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, गर्भावस्था से लेकर के पूरा का पूरा मृत्यु तक का जो हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, केस हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। केस हिस्ट्री तैयार करने के मुख्य भाग क्या होते हैं, प्रारंभिक सूचना, प्राइमरी इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, पेशा, परिवार की संख्या, और ये सारी चीज इसमें क्या कहते हैं, जोड़े जाते हैं। गति इतिहास की बात करते हैं। गर्भाधान में माँ की स्वास्थ्य स्थिति, जन्म की समस्या की जटिलताएं, ध्यान दीजिएगा, माँ की स्वास्थ्य स्थिति और जन्म की कह सकते हो कि क्या है, जन्म की कह सकते हो, जन्म के समय की जटिलताएं, बचपन की बीमारियां, जन्म क्रम यानी पहला बच्चा आखिरी, ये सब देखते हैं बीते हुए इतिहास में। वर्तमान अवस्था यानी प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान में बुद्धि स्तर देखते हैं, शैक्षिक प्रदर्शन देखते हैं, और भावनात्मक स्थिति देखते हैं क्या है, ठीक है। मनोविज्ञान की जानने वाली तकनीकें, इंटरव्यू हो गया, प्रश्नावली हो गया यानी क्वेश्चन पूछना, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया यानी पर्सनालिटी कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं, स्केल के माध्यम से जानना, व्यक्ति के अलावा परिवार दोस्त से भी क्या होता है, जानकारी ली जाती है। तो यहाँ पे हमें कुल मिलाकर के व्यक्ति के बारे में जानने की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केस हिस्ट्री कह सकते हो कि टेकिंग यानी क्लिनिकल, कह सकते हो कि साइकिट्रिक, और इंटरव्यू की बात करते हैं। ये सारा चीज क्या होता है यहाँ पर देखा जाता है, इग्नू द पीपल कह सकते हो यूनिवर्सिटी में, ये सब क्या है, ये सारा चीज अध्ययन किया जाता है। यानी एक व्यक्ति पर बचपन से लेकर गर्भावस्था यानी जब वो पेट में है उस समय से लेकर के उसके मृत्यु तक क्या क्या था, स्टडी को कंटिन्यू रखा जाता है, यही केस स्टडी होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना, व्हाट यू टेल मी विल नॉट लीव दिस रूम, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि एक साइकोलॉजिस्ट, एक पेशेंट है और ये एक साइकोलॉजिस्ट है जिसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट यू टेल मी विल नॉट लीव दिस रूम, तो इस रूम से तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, कुछ इस तरह का कंडीशन। तो फ्रायड का लिटिल हार्स केस की अगर बात करें, लिटिल हार्स वो फ्रायड है, ये कौन है, ये फ्रायड है, ये लिटिल हार्स की बात करते हैं। फ्रायड कौन थे, तो फ्रायड थे मनोविश्लेषण का अध्ययन करने वाले, कौन थे फ्रायड, मनोविश्लेषण का अध्ययन करने वाले, यानी मन की बातों का अध्ययन करने वाले। तो एक 5 साल के बच्चे को घोड़ों का डर लगा, एक 5 साल के बच्चे को क्या हुआ, घोड़ों का डर यानी फोबिया था। फ्रायड ने बच्चे के पिता से हिस्ट्री ली और पाया कि डर का कारण ओडिप्सन कॉम्प्लेक्स था, इससे मनोविश्लेषण सिद्धांत मजबूत हो गया। तो एक साइकोलॉजिस्ट को अगर यह पता चल जाए ना कि डर आखिरकार हो किस वजह से रहा है,
एक साइकोलॉजिस्ट को अगर पता चल जाए कि आखिरकार डर हो किस वजह से रहा है, तो वो आसानी से उसका निवारण कर पाता है। इसका मतलब वो जान जाता है कि ये अभी क्या है, ये अभी कह सकते हो चेतन अवस्था में है, यानी कॉन्शियस सिचुएशन में है। जिन प्याजे के अपने बच्चों का केस स्टडी की अगर बात करें, जिन पियाजे के अपने बच्चों के केस स्टडी की बात करें, तो पियाजे ने अपने बच्चों के व्यवहार, लंबा इतिहास कह सकते हो रखकर संज्ञानात्मक विकास के चरण को क्या क्या समझा। लंबा इतिहास रखकर क्या क्या संज्ञानात्मक विकास को समझा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, उसके सोच, समझ, डर, व्यवहार, इन सब को क्या क्या वो अच्छे से समझने की कोशिश किया। बात करते हैं मेरिट्स की, बात करते हैं तो गहन अध्ययन क्या संभव है। मेरिट्स की बात करें, क्वालिटी की अगर बात करें, तो कह सकते गहन अध्ययन, गहन का मतलब डीप स्टडी क्या है, पॉसिबल है। यानी व्यक्ति की समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं हम। व्यक्ति की क्या समस्या है, हम इसके पूरे तह तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की पढ़ाई में कमी के कारण बचपन का ट्रॉमा पता चल सकता है। एक बच्चे की पढ़ाई में कमी का कारण बचपन का ट्रॉमा पता चल सकता है। यानी एक बच्चा कम पढ़ा लिखा, एक बच्चे की पढ़ाई में बहुत सारी कमियां आई, तो ये क्या है, उस बच्चे के बचपन का ट्रॉमा से पता चल गया कि वो बच्चा के साथ क्या होता था। ट्रॉमा होता है ना कि बहुत तरह की ये साइकोलॉजिकल डिसीज हो जाती हैं, माता पिता का झगड़ा, ये सब चीज़ें, तो उसमें बच्चा का पढ़ाई क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। विकास क्रम समझने की बात करते हैं, शारीरिक मानसिक विकास पर घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट होता है। शारीरिक और मानसिक घटनाओं का जो प्रभाव क्या होता है वो पूरा अच्छे से देखा जाए तो स्पष्ट होता है। समस्याओं पर सीधा प्रकाश की बात करते हैं, दुर्लभ मामलों में उपयोगी होता है। दुर्लभ मामलों में क्या होता है, ये उपयोगी भी होता है। बात करते हैं अवगुण की, बात करते हैं डीमेरिट्स की, बात करते हैं सूचनाओं की विश्वसनीयता कम होती है। इसमें सूचनाओं की विश्वसनीयता क्या होती है, कम होती है। जैसे परिवार वाले सर्वनाक घटना छिपा सकते हैं। होता नहीं कि एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो कहता है कि कोई भी घटना घटा है तो वो हमको बताओ, तो परिवार वाले अपना गलती का कारण कभी नहीं बताना चाहेंगे एक साइकोलॉजिस्ट को। वो क्या करेंगे, वो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर छिपाए भैया साइकोलॉजिस्ट से कोई भी बात, यकीन मानो वो उसका निवारण नहीं कर पाएगा। वो उसी का निवारण कर सकता है जो घटनाएं कह सकते हो कि आपने उसको बताया है, और जबकि ऐसा कोई घटना नहीं रहेगा तो वो बच्चा कभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहता है कि अगर आप हमसे झूठ बोले तो ये कभी सही नहीं होगी। इसलिए आप हमको हर एक बात सच सच बताइएगा। अगर आपकी गलती थी वो गलती बताइएगा। हम इस सारे चीज को क्या करेंगे, हम इस सारे चीज को सीक्रेट रखेंगे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात क्या करता है, सूचनाओं की विश्वसनीयता कम होना, यानी परिवार वाले शर्मनाक घटना छिपा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा का दुर्व्यवहार छिपाना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा का दुर्व्यवहार को क्या करना, छिपाना। सत्यता की जांच मुश्किल हो सकती है, पुरानी यादें गलत हो सकती हैं। पुरानी यादें क्या हो सकती है, गलत हो सकती हैं। फिर क्या, प्रशिक्षित मनोविज्ञान की जरूरतें हो सकती हैं, यानी अनट्रेंड व्यक्ति गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। यानी जो अनट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं है वो निष्कर्ष क्या कर सकता है, गलत भी निकाल सकता है। इसलिए क्या होता है, प्रशिक्षण की सख्त जरूरत होती है। वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिक एक ही केस से क्या होते हैं, अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, ये कह रहा है कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, जो परिवार वाले है उसको पूरा सच बोलना पड़ेगा। देखो कितनी तरह की हो सकता है, परिवार वाले की तरफ से कमी हो जाए, या हो सकता है कि एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से कमी हो जाए। ठीक है, वस्तुनिष्ठता की कमी, अलग अलग मनोवैज्ञानिक एक ही केस से अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, एक ही केस के अलग अलग भी निकाल सकते हैं कंडीशन। अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निरीक्षण पद्धति के गुण दोष उदाहरण सहित क्या करें, व्याख्या कीजिए। निरीक्षण पद्धति के गुण दोष की बात करते हैं, तो निरीक्षण पद्धति को बहिर्दर्शन यानी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। जो मनोविज्ञान सिर्फ चेतना का अध्ययन था, मनोविज्ञान क्या था, जो सिर्फ चेतना का अध्ययन था, तब अंतर्दर्शन पर्याप्त था। लेकिन जब बालक, पशु, असामान्य व्यक्ति आदि शामिल हुए तब निरीक्षण क्या हुआ, निरीक्षण विधि जरूरी हो गया। इसमें दूसरों के बाहरी व्यवहार जैसे चेहरा के भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसकी मानसिक स्थिति का भी क्या किया गया, अनुमान लगाया जाता है। हम अपने पूर्व अनुभवों से तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आंखें लाल करके, कोई मुट्ठी बंद करके चीख रहा है और हम समझ जाते हैं कि वह क्रोधित है, क्योंकि हमें खुद क्रोध का अनुभव है। यानी यहाँ पर आपको जो अनुभव होता है, यहाँ पर क्या है, आपको जो अनुभव होता है, आपको जो एक्सपीरियंस होता है, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया जा रहा है। भैया इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब यह विधि प्रकृति क्या है, नेचुरलिस्टिक्स या नियंत्रित हो सकती है। जैसे नेचुरलिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, वेयर लैब्स स्टडी आर डिफिकल्ट
और लेसफुल, ठीक है। रिसर्चर्स कैन ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन देयर रियल लाइफ इन्वायरमेंट, यानी जो कह सकते हो कि नेचुरलिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन, यानी कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है ना कि जो लैब होता है, प्रयोगशाला होता है, वहां पे कुछ चीजें आप नहीं सीख सकते हो। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है, वो जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन की बात, अधिग्रहण की बात करते हैं, वो ऑब्जर्व करने की बात, अवशोषण की बात कर रहे हैं। वो जाता है जंगलों के बीच में, जाता है प्रकृति के बीच में जाता है, और वहां से क्या करता है, वहां से वो चीज अधिग्रहण करता है। वहां से वो चीज क्या करता है, ऑब्जर्वेशन, यानी वहां से वो चीज अधिग्रहण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। जैसे ये दो बंदर हैं बैठे हुए हैं, अब ये इन्हीं को देख करके इसके ऑब्जर्वेशन को समझ रहे कि ये बंदर आखिरकार कर क्या रहा है। तो मनोवैज्ञानिक कुछ इस तरीके से हुआ करते हैं। बात करते हैं मेरिट की, बात करते हैं व्यवहार पर आधारित होता है। मेरिट की अगर बात करते हैं किस पर होता है, व्यवहार पर आधारित। जैसे बाहर का व्यवहार सत्य होता है, बाहर का व्यवहार क्या होता है, सत्य होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हो कि बच्चा रो रहा है, हम देखकर दुखी होना समझ क्या कर सकते हैं, हम देखकर दुखी होना समझ सकते हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम उस बच्चे को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये दुखी है, ठीक है। अपने अनुभव से तुलना करना, सटीक अनुमान लगाते हैं हम लोग अपने अनुभव से, यानी अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से। समय धन की बचत होती है, कोई विशेष उपकरण नहीं चाहिए होता है, इसमें कोई विशेष उपकरण नहीं चाहिए होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्यापक उपयोग की बात करें तो बच्चे हो गए, पशुओं हो गए, और असामान्य लोगों पर कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिन पियाजे ने बच्चों को खेलते देखकर क्या समझा, विकास समझा कि बच्चे क्या विकसित हो रहे हैं। वस्तुनिष्ठ की बात करें, कई लोग एक साथ क्या होते हैं, कई लोग एक साथ देख सकते हैं। और निरीक्षक और विषय अलग की बात करें तो पक्षपात की यहाँ पर कमी होती है। तो यह कह सकते हो बाल मनोविज्ञान में बहुत उपयोगी है। ये क्या है, बाल मनोविज्ञान में बहुत उपयोगी है। बच्चों से पूछ नहीं सकते इसलिए देखकर समझते हैं, हम बच्चों से पूछ नहीं सकते हैं इसलिए क्या करते हैं, देख करके समझ लेते हैं। क्योंकि बच्चे से पूछोगे तो बच्चे कोई जवाब नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो खेलने में मसरूफ होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम बाहर जाकर कुछ चीजें क्या करते हैं, देखकर ही समझते हैं और अपना अनुमान लगाते हैं। हो सकता है हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। जो बच्चा रो रहा था और बच्चा रो रहा है, उसे देखकर हम ये समझे कि वो बच्चा क्या है, वो बच्चा कह सकते हो रो रहा है, यानी वो दुखी है। हो सकता है वो बच्चा क्या है, रो रहा है क्योंकि वो खुशी के मारे रो रहा, वो किसके मारे, खुशी के मारे रो रहा। अरे यार थोड़ा सा आंकड़ा ना क्या पढ़ाते पढ़ाते नॉन स्टॉप, ठीक है। लाइव ही है भैया, कोई नहीं कहेगा कि सर ठीक है आप वीडियो वो वाला बनाए हो, कौन वाला कहते हैं, अरे वो कहते हैं ना रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। तो चलो तो चलो का नाम भी ले लेते हैं, कौन है भाई, तो है काजल, क्या नाम है, काजल कुमार। अरे यार काजल कुमार नाम भी ले तो कैसा नाम ले रहे हैं, ठीक है। आलोक तिवारी, ठीक है। कुणाल या जी, वेरी गुड। आलिया सिद्दीकी, चलो ठीक है। ज्योति कुमारी, ठीक है। चलो पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, यहीं पे मिल जाएगा। और ऐप पर भी जाओगे तो ऐप पर भी क्या है, वहाँ पर ऐप पर भी सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप पर भी सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बच्चा मेरे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ जी, रिया पाठक, नमस्कार नमस्कार। तो सभी बच्चे जितने लोग आए हो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो पहले, ठीक है। मेहनत करना, लाइक कर दो, फटाक से लाइक कर दो, कोई गंदा मजाक नहीं, फटाक से लाइक कर दो। लाइक करने के बाद जितना बतियाना है बतियाओ। जिनका साइकोलॉजिकल एग्जाम है या फिर 2-4 दिन में एग्जाम है, वो बखूबी मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। फटाफट पहले लाइक कर दो, जितने भी लोग हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, इंस्टा व्हाट्सअप फेसबुक हर जगह शेयर कर दो, ठीक है। हाँ कर दो, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और वैसे भी अच्छे नंबर ही आएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो अगला बात करते हैं दोस्त की बात करते हैं। तो कहते हैं दोस्त यानी कैसे डीमेरिट्स क्या क्या है भैया, अभी तो मेरिट देख लिया, अब क्या देखोगे, डीमेरिट देखोगे कि इसके डीमेरिट क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो डीमेरिट की बात करते हैं, अपने अनुभव को थोपना, निरीक्षण का स्तर अलग हो सकता है, यानी जो निरीक्षण कर रहा है, जो सर्वे कर रहा है, ठीक है, उसका अनुमान गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बड़ा व्यक्ति बच्चे के व्यवहार को सोच रहा है, बड़ा व्यक्ति जो है वो बच्चे को अपनी व्यवहार की तरह सोच रहा है, लेकिन बच्चा क्या है, वो अपनी तरह अलग सोच रहा है। पूर्वाग्रह की बात करें, मित्र के व्यवहार में अच्छाई ज्यादा देखना। जैसे होता है पूर्वाग्रह, आपका मित्र भले एक मर्डरर है, लेकिन आप लोग क्या हो भाई, वो तुम्हारा मित्र है, तो उसके व्यवहार को क्या समझोगे, उसको व्यवहार को समझो कि यार मेरा मित्र है, ऐसा थोड़ी करेगा, मेरा मित्र है, मारा उसको इसलिए मारा, फलाना ढिमकाना ये सब किया होगा। यानी कुल मिला कर सकते हो अपने मित्र के, कह सकते हो कि बुराई को भी क्या करना, अच्छाई में देखना। तो ये क्या होता है, ये पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। और इन दोषों को दूर करने के लिए क्या होता है, प्रशिक्षण, निष्पक्षता और लंबा निरीक्षण की जरूरत पड़ती है। अगला 5वां क्वेश्चन है, चर से आप क्या समझते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के गुण एवं सीमाओं का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू
अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल, ठीक है, चर की बात कर रहे हैं। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या फिर कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि के गुणों और सीमाओं का वर्णन करें। आइए वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। क्या होता है वेरिएबल? वह कारक होता है वेरिएबल या स्थिति या तथ्य है जो स्वतंत्र रूप से बदलाव क्या कहता है, बदलता रहता है। यानी चर वो कारक है जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बदलता रहता है। ठीक है, क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से बदलता रहता है और मानव व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालता है। और मानव व्यवहार पर क्या करता है, सीधा इफेक्ट डालता है। यह प्रयोग में मुख्य भूमिका निभाता है। यह प्रयोग में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि प्रयोग का उद्देश्य चरों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। क्योंकि अगर देखा जाए प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है, चरों के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। चर निरंतर क्या होता है, परिवर्तनशील होते रहते हैं। और जो चर होता है वो कंटिन्यू क्या होता है, वो कंटिन्यू बदलता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार देखा जाए तो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। वह चर जिसे प्रयोगकर्ता अपनी इच्छा से बदलता है, वह चर जिसे क्या करता है, अपनी इच्छा से बदलता है और यह कारण की तरह काम करता है, और यह कारण की तरह क्या करता है, काम भी करता है। फिर क्या, आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, वह चर जो स्वतंत्र चर के बदले से प्रभावित होता है। वह चर जो स्वतंत्र चर कह सकते हो चर के बदले से क्या होता है, प्रभावित होता है। यह परिणाम की तरह क्या होता है, ये बिल्कुल परिणाम की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सीखने पर अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करें, यदि हम सीखने पर अभ्यास के प्रभाव का क्या करें, अध्ययन करें, तो अभ्यास की मात्रा स्वतंत्र चर को बदलते हैं। तो अभ्यास की मात्रा क्या होता है, स्वतंत्र चर को बदलता है, कम या ज्यादा अभ्यास। और सीखने की गति और सटीकता को भी क्या करता है, यह मापने का काम करता है। कौन, चर की बात करें। थकान का प्रभाव देखते हैं तो थकान की मात्रा बदलने पर सांस की गति क्या होती है, सांस की गति में परिवर्तन आता है। जैसे थकान की मात्रा बदलता है, जैसे आप बहुत थके हो तो सांसें जोर जोर से लेते रहते हो, लेकिन जैसे थकान की मात्रा बदलता है तो सांस की गति में क्या आती है, परिवर्तन आता है। रुचि और प्रदर्शन की बात करते हैं, छात्र अपनी रुचि के विषय में ज्यादा अंक पाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंडीशन ए में देखा जाए तो इन्फ्लुएंसेस होता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी जाता है। फिर कंडीशन बी में भी क्या आता है, ये डिपेंडेंट जाता है। ठीक है, फिर कह सकते हो कि एक्स्ट्रानियस कह सकते हो वेरिएबल में देखा जाए तो ये क्या आता है, कन्फाउंडिंग में के कंडीशन में चला जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस वेरिएबल कह सकते हो कैफीन यानी चाय की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसेस और डिपेंडेंस वेरिएबल नंबर ऑफ क्या होता है, वर्ड रिकॉल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन क्या करता है, ये पूरा बनाते हुए जाता है। खैर ये चित्र वहाँ मेंशन नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए छोड़ दिए। सर मैं बीएससी स्टूडेंट हूँ बट साइकोलॉजी भी मुझे इसका लेना है, से हैं बट साइकोलॉजी भी मुझे क्लास लेना है, कैसे ले सर? देखो जितने बच्चे हैं इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए, इंडिविजुअल कर रहे हैं कि जिनको पूरे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, पूरे क्लासेस के लेक्चर चाहिए, वो जा कर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उस नंबर पर क्या करेंगे, आप कॉन्टैक्ट करेंगे और कोर्स परचेज के लिए शायद अभी ऑफर भी चल रहा होगा तो आप लोग को सस्ते मिल जाएगा, 300-400 में शायद मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कीजिएगा यहाँ पर आप जैसे परचेज करेंगे आपको पूरा वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो दे दिया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल आइकन पर क्या करना, प्रेस कर दें ताकि सारे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नंबर दिया होगा, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे, आपको सारे के सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, सब कुछ बेहतरीन मिल जाएगा, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी है सारे चीज़ मिल जाएगा, एक एक यूनिट का आपको क्या मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। भैया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का मतलब ही होता है जो चीज प्रयोग के माध्यम से हमने क्या किया, सिद्ध किया, प्रूफ किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे कह सकते हैं वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण विधि है। इसमें नियंत्रित वातावरण लैब में चरों को बदलकर व्यवहार अध्ययन किया जाता है। आपको याद होगा 1879 में जब पहली बार विलियम मुंड ने क्या किया था, दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला को क्या किया था, लिप्जिग जर्मनी में क्या किया, स्थापित किया। देखो ऐसा प्रयोगशाला था, लिप्जिग जर्मनी में क्या किया, स्थापित किया, जिससे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान बन चुका था। कुछ इस तरीके का देखो प्रयोगशाला था, देख रहे हो, ये सारा चीज बनाया गया है प्रयोगशाला में। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए पुनरावृत्ति यानी कह सकते हो कि रेपिटेशन की बात करते हैं, यानी बार बार रिपीट करने की बात करते हैं। तो पुनरावृत्ति यानी प्रयोग को बार बार दोहराया जा सकता है।
प्रयोग को बार बार क्या किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल की बात करें, अनावश्यक चरों को स्थिर रखा जाता है। अनावश्यक चरों को क्या किया जाता है, स्थिर बिना काम का चर है उसे स्थिर रखा जाता है। बात करते हैं चर की, बात करते हैं स्वतंत्र और आश्रित होता है, वेरिएबल्स होते हैं ये सब। चर की अगर बात करें यानी वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और क्या होते हैं, डिपेंडेंस होते हैं। प्रकृति नहीं नियंत्रित करते हैं, लैब में कृत्रिम स्थिति बनाई जाती है। और लैब में क्या होता है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चीजें बनाई जाती हैं। लैब में क्या होता है, आर्टिफिशियल चीजों को बनाया जाता है यानी जो हस्त निर्मित होता है। फॉर एग्जाम्पल देखा पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलव का जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग था जिसमें घंटी बजाने पे कुत्ते के मुंह में क्या ना, लार का टपकना। तो घंटी क्या था, स्वतंत्र था, और आश्रित क्या था, लार था। तो यहाँ पे कहा गया ना कि वेरिएबल क्या है, ये कह सकते इंडिपेंडेंस है और क्या है, डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे कहा गया कुत्ते के मुंह, जो मैंने घंटी बजाया तो इंडिपेंडेंस तरीके से बजाया, लेकिन कुत्ते के मुंह में जो आया सलाइवा आया वो क्या था, डिपेंडेंट था। ठीक है, यानी वो खाने पे डिपेंडेंट था, घंटी की आवाज पे डिपेंडेंट था कि घंटी का आवाज आएगा तो हम क्या करेंगे, खाना हमको मिलेगा। इसके अंदर के बॉक्स में भी देखते हो चूहे को लीवर दबाने पर खाना मिलता था, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग था। ये देखोगे चूहे को लीवर दबाने पे क्या था, लीवर दबाने पे खाना मिलता था। इसके अंदर बॉक्स में देखो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग कंडीशनिंग चैम्बर। ठीक है, तो चूहा खुद करता था। प्रयोगात्मक विधि के गुण की अगर बात करें तो नियंत्रित परिस्थितियां, सटीक परिणाम। उदाहरण, थकान का प्रभाव मापने के लिए क्या था, सिर्फ थकान बदले, बाकी सब स्थिर था। इच्छानुसार परिवर्तन यानी स्वतंत्र चर बदलकर प्रभाव देखा। और फॉर एग्जांपल देखा है तो कह सकते हो कि अभ्यास बढ़ाकर के गति को सीखना या मेजर करना। सत्यता और विश्वसनीयता की बात करें तो पहले के नियमों पर आधारित पुनरावृत्ति के सत्यापन। पुनरावृत्ति यानी बार बार करके निष्कर्ष को मजबूत करना। जैसे होता है आप बार बार किसी टॉपिक को याद करो तो वो चीज़ आपको याद हो जाता है, उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी रिपीटेशन की हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। सत्यता यानी ट्रूथ एंड विश्वसनीयता यानी एक ट्रस्ट की बात करते हैं। तो ये पहले के नियमों पर आधारित था और पुनरावृत्ति से सत्यापन हो गया। यह विधि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाती है। ठीक है, वैज्ञानिक बनाती है और बुद्धि परीक्षण, सीखने के सिद्धांत आदि इसी से क्या है, आए हुए हैं। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो सभी स्थितियों में उपयोग नहीं होता है। ये सभी स्थितियों में क्या होता है, उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। जटिल भावनाएं जैसे प्रेम, ईर्ष्या लैब में नहीं पैदा की जा सकती हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सेटिंग्स की बात करते हैं तो प्राकृतिक व्यवहार नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लैब में व्यक्ति जानता है कि प्रयोग हो रहा है इसलिए नकली व्यवहार करता है। बात समझ में आ रहा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल होता है वहां पर क्या होता है, सब कुछ नकली मिलता है। तो मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वो क्या है, अगर आपको पता चल गया कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो आप अपना कोई हीरो बनाओगे, और हीरो बनोगे मतलब कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तो यही काम नहीं करना होता है, वहां पर रियलिटी नहीं पता चलना चाहिए कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फिर बात करें पूर्ण नियंत्रण मुश्किल, यानी ध्यान या संवेगों पर पूरा कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान का प्रयोग करते समय व्यक्ति का मन भटक सकता है। बात करते हैं मानव व्यवहार अनिश्चित की बात करते थे, वो भौतिक विज्ञान जैसे निश्चित नियम नहीं है। फिर भी यह विधि मनोविज्ञान के विकास में सबसे उपयोगी है, खासकर शिक्षा, बाल मनोविज्ञान और उपचार में। खासकर देखा जाए शिक्षा, बाल मनोविज्ञान और उपचार में देखने को मिलता है। सारांश देखते हैं इसमें क्या होता है कि चर, अगर बात करते हैं चर प्रयोग आधार, चर प्रयोग का आधार है और प्रयोगात्मक विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी कृत्रिमता सीमा जो है उदाहरणों से स्पष्ट है कि सीखने और स्मृति और आदि को समझने में क्या करता है, यह मदद करता है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या करता है, यह मदद करता है। अब बात करते हैं आत्मनिरीक्षण की विधि समझाइए और इसकी सीमाएं क्या होती हैं और इन्हें कैसे दूर किया जाता है ये बताइए। तो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ, कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड हाउ कैन दे बी, कह सकते हो ओवरकम। इसे कैसे हम लोग समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग समझते हैं कैसे हैं। तो बात करते हैं आत्मनिरीक्षण की विधि की बात करते हैं, मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी और मौलिक विधि है जिसे अंतर्दर्शन भी क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन भी कहते हैं। हाँ जी, बने रहना, वीडियो क्लास तक बने रहना। इसको अंतर्दर्शन भी क्या कहते हैं, यह विधि दर्शन शास्त्र से आई है, ध्यान देना। हम बात क्या कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात करें तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी क्या है और मौलिक विधि है, सबसे ओल्डेस्ट क्या है, मेथड है, जिसे हम लोग अंतर्दर्शन कहते हैं। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। यह विधि दर्शन शास्त्र से है। देखो जहां कहीं भी पुरानी और मौलिक विधि लिखा रहेगा तो फिलॉसफी से क्या है, फिलॉसफी से आया हुआ है। यह विधि दर्शन शास्त्र से आई है और शुरुआती मनोविज्ञानिकों जैसे विलियम बुंट और एडवर्ड टिचनर ने
इसका उपयोग किया। इसमें व्यक्ति अपनी ही मानसिक कह सकते हो प्रक्रियाओं का स्वयं निरीक्षण करता है। और इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं निरीक्षण करता है, जैसे सोचना, महसूस करना और ये सब भावनाएं जो होती हैं। बात करते हैं परिभाषा के, तो टीचनर अपने अंदर देखना, टीचनर क्या करता है, अपने अंदर देखना, जैसे लुकिंग इनवर्ड की बात करते हैं। स्टॉक अपने मस्तिष्क के कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना, वो किस तरीके से काम करता है, तो अपने मस्तिष्क के कामों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना, स्टडी करना है। वुडवर्ड्स आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सरल शब्द में देखा जाए तो यह खुद के मन को देखना है, जैसे कोई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता हो। तो ये क्या है, ये खुद कह सकते हैं खुद के मन को देखना है, जैसे कोई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया को क्या करता है, विश्लेषित करता है। प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, व्यक्ति किसी वाद्य उद्दीपक यानी स्टिमुलस का प्रयोग करता है, फिर अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है और उसका क्रमबद्ध वर्णन करता है। जैसे होता है ना कि व्यक्ति क्या करता है, किसी न्यूमेरिकल को लिखता है और देखता है कि वो उसको कहाँ तक सॉल्व कर सकता है, तो अपने माइंड को भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अपने दिमाग को भी देखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप संगीत सुनते हैं और सोचते हैं यह संगीत मुझे उदास क्यों कर रहा है, तो ये क्या आत्मनिरीक्षण है। जैसे होता है ना, ये संगीत हमको कितना मजा दे रहा है, हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। यानी आप अपना खुद क्या करो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अपना खुद निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है। क्रोध आने पर मेरी आंखें गर्म क्यों हो रही है, दिल की धड़कनें तेज क्यों हो रही है। कभी कोई होता है ना कि दिल की धड़कन आपके सामने धड़कता रहता बहुत तेज तेज, तो कहते हो क्यों हो रहा हो, इस चीज को रोकते हो, लेकिन ये रुकता नहीं है, ठीक है। जहां पर हम लोग स्टिमुलस और रिस्पांस की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये पूरा स्टिमुलस और रिस्पांस की बात करते हैं। जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इस फंक्शंस को देख लेना, ये फॉर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिया गया, ठीक है। मैंने शॉर्टकट कीज इसमें क्या क्या डाल दिया है। विशेषता की बात करते हैं, विषय की बात करें तो व्यक्ति खुद निरीक्षक होता है। व्यक्ति क्या होता है, खुद निरीक्षक होता है। तत्काल और व्यक्तिगत जानकारी इससे मिलती है, इससे तत्काल और क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी मिलती है। अनुमान नहीं है तो वास्तविक अनुभव पर क्या होता है, यह आधारित होता है। गुण की बात करते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं तो स्वयं का अध्ययन करता है। कोई बाहरी मदद नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अपनी खुशी या दुख का विश्लेषण खुद करता है। समय की स्वतंत्रता की बात करें, कभी भी कर सकता है। वास्तविकता की बात करें तो कल्पना नहीं करता, असली अनुभव करता है। मित व्यय यानी कोई लैब या उपकरण नहीं चाहिए होता है, ठीक है। दूसरों को समझने मदद यानी अपने अनुभव से दूसरों के व्यवहार को समझता है, यानी किसी को क्रोधित देखकर अपना क्रोध क्या करता है, अनुभव करता है और याद करता है कि हम भी ऐसे गुस्सा में हुआ करते थे। जिस बदमाशी करो तुम्हारे जैसे बदमाश हम ढेरों देखे हैं। तो ये कंपेयर करना, अपने ऊपर स्टडी करने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन की बात करते हैं, आत्मनिरीक्षण की सीमाएं क्या होती है। यह विधि पुरानी है, यानी कह सकते हो दर्शन शास्त्र से संबंधित है और आधुनिक मनोविज्ञान में कम उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिकता बहुत कम होता है और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह यानी अपने विचार पक्षपात हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई अपनी गलती को सही ठहरा सकता है, होता नहीं, अक्सर होता होगा आप लोगों के साथ कि कोई गलती किया लेकिन वो अपनी गलती को क्या करता है, सही ठहराने की कोशिश करते हैं। मन की चंचलता, विचार स्थिर नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोध पर ध्यान केंद्रित करते समय मन भटक सकता है, इसलिए ध्यान देना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन। इससे क्या होता है कि आप अपने क्रोध पर क्या कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। ज्ञाता और कह सकते हो कि ज्ञेय कह सकते हो एक होना, यानी व्यक्ति खुद को दो भागों में नहीं बांट सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचते हुए खुद को देखना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और व्यक्तिगत तुलना की बात करें तो दो लोग एक ही प्रक्रिया का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा डर आपके डर से अलग है, जैसे दो लोग एक ही प्रतिक्रिया पर कह सकते हो प्रक्रिया पर अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मेरा डर हो गया और आपका डर हो गया, ठीक है, आपकी वाइफ हो कि मेरी वाइफ हो, तो उसमें स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। पशुओं, बच्चों और असामान्य पर लागू नहीं तो वे आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अपने आप को पहचानना, मैं हूँ कौन, अपने आप को अच्छे से देखना कि किस तरीके से मेरा चेहरा कुछ ऐसा है। अपने आप के मतलब कहते हो ना, अपने व्यक्तित्व को पहचानना, तो व्यक्ति खुद को पहचानने की पूरी कोशिश करता है। सीमाओं को कैसे दूर करें, हाउ टू ओवरकम लिमिटेशन। अभ्यास और एकाग्रता, नियमित अभ्यास से मन स्थिर रख होता है, जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन से विचार पर नियंत्रण होते हैं। तो आप अपना ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो सुबह सुबह, रोज सुबह क्या करो, मेडिटेशन करो, एकाग्रता बनाओ, जिससे क्या हो जाएगा, आपका ध्यान कंट्रोल में आ जाए। प्रशिक्षित व्यक्ति केवल योग्य लोग उपयोग करें, केवल योग्य लोग क्या करें, उपयोग करें। सिर्फ योग्य लोगों को ही क्या करें, जाने। पूर्वाग्रह कम करने के लिए और अपने
मन में जो आपके निगेटिविटी चल रहा है, पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो लेकिन उसके बारे में निगेटिविटी बना लेना। तो उसको निगेटिविटी को कम करने के लिए केवल योग्य लोगों को ही चुनो। जो लोग क्या है, थोड़ी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सिर्फ उनसे बातें करने की कोशिश करो, तो आप अपने आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। फिर क्या है, संयोजक और अन्य विधियों से देखा जाए तो बही दर्शन या प्रयोग के साथ मिलाकर उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल है, प्रयोग में व्यक्ति का आत्मनिरीक्षण रिकॉर्ड करें, ठीक है। जो प्रयोग लिख कर रहे हैं तो व्यक्ति का आत्मनिरीक्षण यानी जो अपने बारे में बता रहा है उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप भी सुन सुनकर उससे कुछ सीख सको। वस्तुनिष्ठ रिकॉर्डिंग की बात करें, डायरी या कह सकते हो वॉइस रिकॉर्डिंग से विचार नोट करें और बाद में विश्लेषण करें। और या फिर क्या करो, देखो एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो एक रिकॉर्डिंग रखा रहता है। जैसे आपने देखा होगा तेरे इश्क में मूवी, तो उसमें देखा था ना, जो कीर्ति सेनन थी एक रिकॉर्डिंग ली रहती है, हमेशा वो रिकॉर्डिंग लेकर के क्या थी, धनुष के आगे पीछे चलती थी, क्योंकि धनुष बहुत ही उग्र टाइप का व्यक्ति था। तो कहते मैं इसको सुधार दूंगी, तो बहुत ही उग्र टाइप का था, कहती मैं इसको सुधार दूंगी, तो हमेशा रिकॉर्डिंग करके उसके साथ चलती थी, उसकी बातों को सुना करती थी, उसकी बातों को रिकॉर्ड किया करती थी, उस पर क्या करती, स्टडी किया करती थी। देखना उसके हाथ में एक रेडियो रहता था, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं तेरे इश्क में नहीं पढ़ूंगा, वो कहती है हाँ तो पढ़ना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम पढ़ गए तो मैं तुम्हें अपना दोस्ती मानूंगी और कुछ नहीं मान सकती हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहता है तुम मेरे फ्रेंड हो, वो कभी नहीं कहता है आई लव यू, वो कभी नहीं बोलेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, अपना फ्रेंड ही मान के आपको चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही चीज़ होता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट पड़ जाती है उसका चक्कर में भी, और कहानी से क्या होता है, खत्म हो जाता है। समूह अध्ययन की बात करते हैं, कई लोगों के आत्मनिरीक्षण की तुलना करके सामान्य नियम क्या है, बनाए जा सकते हैं। सारांश में देखा जाए तो आत्मनिरीक्षण मनोविज्ञान की क्या है, आधारभूत विधि है, जो व्यक्तिगत अनुभव देती है, लेकिन वैज्ञानिक सीमाओं के कारण इसे अन्य विधियों के साथ क्या होता है, उपयोग किया जाता है। यह अन्य विधियों का ही क्या होता है, एक आधार होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संवेदना से आप क्या समझते हैं। संवेदना की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा संवेदना के गुणों की विवेचना करें, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय सेंसिटिविटी, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसिटिविटी, क्या है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी संवेदना की बात करते हैं, जिससे बहुत खतरनाक चीज होता है, खासकर स्त्रियों में जो सेंसिटिविटी पाया जाता है ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, सेंसेशन वगैरह शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं संवेदना मनोविज्ञान में सबसे सरल और आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें वातावरण की वस्तुओं या घटनाओं का मात्रा क्या हो सकता है, आभास होता है। बिना अर्थ और व्याख्या के यह ज्ञानेंद्रियों से शुरू हो जाता है। ज्ञानेंद्रिय समझते हो, हाथ पैर नाक कान मुंह, इन सब से क्या होता है, ये शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे सेंट्रोक और वुड, और कह सकते हो वुड के अनुसार, तो वातावरण की ऊर्जा को कूटबंध करने और पहचानने की प्रक्रिया होती है, क्या, सेंसिटिविटी। वुड और वुड के अनुसार देखा, ज्ञानेंद्रिय उद्दीपकों को पहचानती है और मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ज्ञानेंद्रिय आपका आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय होता है। और ये किसी भी चीज को खासकर सबसे ज्यादा मैसेज कौन पहुंचाता है, आंख और कान, ठीक है, ध्यान देना, आंख और कान ये सबसे ज्यादा मैसेज पहुंचाता है, ब्रेन के पास पहुंचाता है। तो ज्ञानेंद्रिय क्या करता है, जो मैसेज ब्रेन के पास पहुंचाए, जैसे वातावरण की ऊर्जा को कूटबंध करने और पहचानने की प्रक्रिया, या फिर वुड और वुड के अनुसार देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियों उद्दीपकों को पहचानती है और मस्तिष्क तक क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। जब कोई वस्तु ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है तो मस्तिष्क में अस्पष्ट ज्ञान पैदा होती है। जब कोई वस्तु, कह सकते हो जब भी कोई वस्तु ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है तो मस्तिष्क में अस्पष्ट ज्ञान पैदा होती है। ध्यान देना, उद्दीपक कोई वस्तु यानी कोई उद्दीपक हो गया, जैसे ये पेन, अब ये पेन क्या मुझे प्रभावित कर रहा है, तो ये पेन क्या हो गया, आपका स्टिमुलस हो गया, उद्दीपक। और जब मैं इसे प्रभावित हुआ, मुझे डर लग गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ, तो उसे कहते हैं प्रतिक्रिया कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब मैं रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ, प्रक्रिया कर रहा हूँ, तो ये उद्दीपक हो गया, स्टिमुलस, यानी ये मुझे प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करे यानी मुझे प्रभावित करे तो मस्तिष्क में अस्पष्ट ज्ञान पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज आंख के सामने से तेजी से गुजरती है तो आपको मात्र झलक ही मिलता है, बिना समझे कि वो था क्या। होता है स्पीड में गाड़ी दिखाओ, भाई साहब क्या था वो, यानी ऐसा उद्दीपक कोई भी कह सकते हो कि गुड्स हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर दे, जो आपको मस्तिष्क समझ ही नहीं पाएगा वो था क्या आखिरकार, ठीक है। संवेदना की विशेषताओं की बात करके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते थे, मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी मानसिक से जुड़ी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव वस्तु का अस्पष्ट ज्ञान,
तो यहाँ पे क्या संज्ञानात्मक होता है, समझ गए, सुनना, समझना, दुख, गुस्सा, ये सब चीजें। आरंभिक प्रक्रिया की बात करते हैं, सोचना, कल्पना से पहले, और फॉर एग्जाम्पल देखें तो देखने से पहले उसका संवेदना। अर्थ रहित ज्ञान का मतलब बात करता है कि मात्र आभास, अर्थ नहीं है, ठीक है, धुंधली रोशनी में कुछ दिखना लेकिन क्या है पता नहीं चला। और बात करते हैं उद्दीपक अनिवार्य, यानी बिना उद्दीपक के नहीं, बल्कि आवाज सुनने के लिए ध्वनि क्या होती, जरूरत पड़ती है। तो बात करते हैं संवेदना की क्वालिटी की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। क्वालिटी में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ये कह सकते हो कि जातीय या विशिष्ट, या फिर कह सकते हो कि पिता या इस सब की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल लाल रंग का संवेदन दृष्टि का प्रकार है। तीव्रता की बात करें, कम या ज्यादा होता है, ठीक है। हल्की वर्सेस तेज सुई की चुभन, ठीक है। अवधि की बात, ड्यूरेशन की बात है, कितने समय तक चल सकता है, 1 सेकंड से 10 सेकंड की संवेदनाएं हो सकती है। संवेदना का मतलब समझता, ये 1 सेकंड से क्या हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है। स्पष्टता की बात करते हैं तो धुंधला और स्पष्ट हो सकता है, यानी कम और तेज रोशनी में वस्तु को देखना। प्रयास की बात करते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिटी की बात करते हैं तो प्रभावित क्षेत्र, जैसे एक उंगली और पूरी हथेली को स्पर्श करना। और स्थानीय चिन्ह की बात करें, लोकल साइन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्थान पता लगाना, फॉर एग्जांपल पीठ पर स्पर्श का सटीक स्थान। तो देखा जाता है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है जो अर्थहीन आभास देती है, और कह सकते हो कि प्रत्यक्षण का आधार भी देता है। संवेदना क्या करता है, बस अर्थहीन आभास, यानी वो सिर्फ एक फिक्शन वाली चीजें करेगा। फिक्शन मतलब वो सिर्फ एक इमेजिनरी चीजों को महसूस करता है, जो आपको बताता है, पहला इन्फॉर्मेशन जो देता है। शरीर में जो आपके ब्रेन को पहला इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपके ब्रेन को, जैसे मच्छर आपका कान के पास भुनभुना रहा है, यानी आपके कान पे बैठा नहीं, लेकिन मच्छर है वो बैठ सकता है, ये भुनभुना रहा है, तो आपका कान क्या क्या सुन लिया भुनभुनाने की आवाज, वो आपको मस्तिष्क तक ये मैसेज दे देगा कि हाँ मच्छर भुनभुना रहा है, और वो तुरंत कहेगा, हाथ को कहेगा कि जाओ रिस्पॉन्ड करो, तो हम देंगे और मसल देंगे। क्यों मसलेंगे, क्योंकि मेरा ब्रेन कह रहा है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो तुम्हें काट सकता है, वो तुम्हारा खून पी सकता है। यानी हमारे ब्रेन को ये मैसेज क्या है, हमारे ब्रेन को ये मैसेज बखूबी मिल चुका है, और हम उस मच्छर को क्या करते हैं, मसल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम उस मच्छर को क्या करते हैं, मसल देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऑल क्लियर है, चलो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आंख की बनावट एवं कार्यों का वर्णन करें। आंख की बनावट, मानव का आंख क्या था, एक गोलाकार संरचना था। देखो ये आंखों को देखना, आंखों देखती कैसे है, कार्निया, ठीक है, लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मानव के आंख एक गोलाकार संरचना होती है जो लगभग गोलार्ध जैसी होती है। यह 3 मुख्य पटलों से बनी हुई होती है, जैसे श्वेत पटल जिसे कहते हैं ना, स्क्लेरा कहते हैं, फिर मध्य पटल, ठीक है, तो क्रोइड कहते हैं, तथा दृढ़ पटल या रेटिना तो रेटिना कहते हैं। आंख प्रकाश की किरणों को ग्रहण करती है और उन्हें मस्तिष्क तक क्या करता है, संदेश भेजता है, जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, तो ये ट्यूबलाइट का जो रोशनी है ना, इस पे पड़ रहा है, ये हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इस पे लाइट नहीं पड़ेगा तो हमें कोई भी चीज नहीं दिखाएगा, यानी हमारे आंखों को वही दिखाई देता है जो लाइट रिफ्लेक्शन करके भेज रहा है। लाइट जो रिफ्लेक्शन करके भेज रहा है, हमें वही चीज दिखाई देती है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखेगा। जैसे धरती हमें दिख रहा है ना, तो धरती पे क्या लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब हमें धरती दिख रहा है। तो हम अपने आंख पे टार्च मार के पूरा देख नहीं सकते हैं रात को भी, ऐसा क्या होता है, नहीं होता ना, हमें रिफ्लेक्ट वाली चीजें दिखाई देती हैं। मुख्य भाग एवं कह सकते हैं उनकी संरचना कार्य, तो श्वेत पटल की बात करते हैं, स्क्लेरा की बात करते हैं, तो आंख की सबसे बाहरी कड़ी होता है, अपारदर्शी सफेद परत होती है, ये जो व्हाइट कलर का देखते हो, ठीक है, सफेद परत होता है। सामने का पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है, सामने का जो पारदर्शी भाग ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। कार्य आंख को आकार प्रदान करना हो गया, किसका, स्क्लेरा का काम क्या होता है, आंख को आधार प्रदान करना हो गया, मतलब आकार प्रदान करना, तथा आंतरिक भागों की रक्षा करना, यानी जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये आंतरिक भाग क्या करता है, रक्षा करता है। कार्निया आंख को कार्निया प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश कराने और अपरिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। कार्निया की अगर बात करें तो ये रिफ्लेक्ट कराने में क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कराने में सबसे ज्यादा क्या करता है, ये मदद करने का काम करता है। तो देख लो कुछ इस तरीके से हमारा आंख है, हमारा आंख की अगर बात करें तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पर क्या है, ये वाला हिस्सा देख लो, ये कार्निया है, ये क्या है, ये कार्निया है। आंख में देख लो कितने ढेर सारे लेंस वाले प्रोसेस है, और अंदर देख लो कितने ब्लड वेसल्स वगैरह है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स, यानी इस सब को चलाने के लिए क्या ब्लड वेसल्स की क्या होता है, बहुत ही जरूरत पड़ता है। देख रहे हो स्क्लेरा, तो स्क्लेरा क्या सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत क्या है आंख का, तो उसको कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं, दिख रहा है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द आई में देखा जाए तो सबसे बाहरी परत को दिख रहा है, ये स्क्लेरा हो गया। फिर आते हैं मध्य पटल, यानी कह सकते हैं कोराइड्स की बात करते हैं, किसकी,
तो मध्य पटल। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पे स्क्लेरा है, ये इतनी जो सीमेंट टाइप का है, उसके बीच में आओगे यहाँ पर क्या है, तो कोराइड्स की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो रेटिना वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोराइड्स में देखते हैं क्या होता है, श्वेत पटल के नीचे की काली परत होती है जिसमें रक्त वाहिकाएं होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। और आगे का भाग क्या होता है, कह सकते हो कि आइरिस होता है। और आगे का भाग क्या होता है, इसका आगे का भाग ये रहा, देखो आइरिस होता है। इसी का आगे का भाग क्या होता है, फ्रंट का भाग अगर देखा जाए तो ये आइरिस आपको देखने को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। बना होता है जो रंगीन होता है। कार्य देखा जाता है, प्रकाश को अवशोषित कर परावर्तन रोकता है काला होने से, ठीक है। परावर्तन रोकता है क्या, काला होने से। और कह सकते हो परितारिका पुतली की अगर बात करें कि आकार को नियंत्रित करता है और तेज प्रकाश में सिकुड़ता है। तो पुतली छोटी होता है, कम प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है। तो पुतली को छोटी करता है, फैलता है। लेंस में देखते हो कि लेंस बड़ा होता है, सिकुड़ता है, ठीक है। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो आसपास की हर चीजें क्या है, ब्लर हो गई हैं। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो आसपास की हर चीज क्या हो गई, ब्लर हो गया। और मैं उसको देखूंगा सामने वाले को तो ये मेरे लिए ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दृष्टि पटल या रेटिना की बात करते हैं। तो रेटिना क्या होता है, सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे क्या होता है, आंतरिक परत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा चीज बना हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, स्क्लेरा होता है, ठीक है। तो स्क्लेरा क्या होता है, सीमेंट टाइप का दिख रहा है। दूसरा क्या होता है, क्रोइड्स होता है। क्या होता है, क्रोइड्स होता है यानी मध्य पटल होता है। और तीसरा क्या होता है, रेटिना होता है। इस रेटिना की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये 3 लेयर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, ये 3 लेयर आपका होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इस 3 लेयर की हम लोग बात करते हैं। तो ये पूछता है कभी कभी कि आंखों का बीच वाला पटल, बीच वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो क्या कहोगे, क्रोइड्स की बात कहोगे तो क्रोइड्स होता है, ठीक है। सबसे अंदर वाला पटल क्या होता है, लास्ट वाला, तो रेटिना होता है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है, ठीक है। रेटिना यह सबसे आंतरिक परत है जहां पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, फोकस होकर प्रतिबिंबित होती है। और इसमें कौन सेल होता है, जो कह सकते हो रंग देखने के लिए होता है। और एक होता है रॉड सेल होता है, जो कम प्रकाश में, यानी दिन में देखने के लिए कौन सेल एक्टिव होता है, कौन सेल जो 70 लाख के आसपास होती है सेल्स। और रात को देखने के लिए रॉड सेल, ठीक है, जो 1 करोड़ के आसपास होती है। और पीत बिंदु यानी कह सकते हो कि फोविया पर शंकु क्या होता है, अधिक होता है, जहां पर दृष्टि सबसे स्पष्ट होती है उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। और वह जगह जहां पर दृष्टि तंत्रिका कह सकते हो निकलती है, वहां कोई संवेदना नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्य में देखते हैं, प्रकाश को विद्युतीय संकेत में बदलकर दृष्टि तंत्रिका में कह सकते हो मस्तिष्क तक क्या करता है, भेजने का काम करता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय लेंस की बात करते हैं क्या होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस की बात करते हैं पारदर्शिता या पारदर्शी, लचीला या फिर कह सकते हो सिलेरी मांसपेशियों की क्या होती है, मदद से आकार बदलता है, ठीक है। निकट वस्तु के लिए क्या कहता है, गोलाकार, और दूर के लिए क्या होता है, चपटा होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, यानी एकोमोडेशन कहते हैं। जलीय द्रव की बात करें और कचाप द्रव की बात करें, यानी ठीक है, इसमें कहते हैं एक्वेस ह्यूमर की बात करते हैं। और क्या कहते हैं, वेरियस ह्यूमर्स की बात करते हैं। आंख को आकार बनाए रखते हैं और प्रकाश को क्या करता है, अपरिवर्तन करने में मदद करते हैं। बात करते हैं दृष्टि संवेदना की बात करते हैं, तो प्रकाश की किरणें कह सकते हो कि वस्तु से परावर्तित होकर कार्निया पे जाती है। वस्तु से परावर्तित यानी ये मान लो वस्तु है, इस पर प्रकाश की किरणें यूं पर और हमारे आंखों पर आया, तो सबसे पहले हमारे कार्निया पे आएगा, करने के बाद हमारे लिक्विड वाले पार्ट में आएगा, फिर पुतली पे जाएगा, फिर लेंस से गुजरती है। और लेंस उन्हें रेटिना पर क्या करता है, फोकस करता है। देख रहे हो कितना ढेर सारा सिस्टमैटिक चीजें हमारे आंखों में। जहां उल्टा प्रतिबिंब बनता है, टीवी की तरह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और रेटिना की कोशिकाएं उत्तेजित होकर क्या करती है, संकेत दृष्टि तंत्रिका से मस्तिष्क तक क्या करती है, कह सकते हो पश्च कपाल वाले खंड, यानी इधर वाले जो आपका स्कल है, यहाँ तक क्या करेगा, भेजेगा। और जहां प्रतिबिंब सीधा समझ आता है कि ये आखिरकार है क्या, यानी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो मस्तिष्क तक क्या करता है, वो मैसेज को पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई किताब पढ़ते हैं, कह सकते हो सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ती है, ठीक है। लेंस मोटा होता है, प्रकाश किरणें मजबूत होती हैं और अपरिवर्तित होकर रेटिना पर क्या होती है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है। दूर की वस्तु देखते समय लेंस पतला हो जाता है और तेज धूप में क्या होती है, पुतली छोटी, आंखें क्या होती है, असुरक्षित रहती है, ठीक है। श्रवण संवेदना काम कैसे करते हैं, खैर श्रवण संवेदना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। कान वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्षीकरण की अगर बात करें, प्रत्यक्षीकरण को प्रभाषित यानी डिफाइन द परसेप्शनल एंड कह सकते हो डिफरेंशियल इट विथ कह सकते हो सेंसेशन। तो प्रत्यक्षीकरण की अगर बात करते हैं तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण से भी कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो बनता है वो यहाँ से बनता है, ठीक है। हाँ, मैं ये PDF में दे ही दिया रहूँगा, टेंशन। प्रत्यक्षण किसे कहते हैं,
ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्षण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने उन दोनों को दे दिया है क्योंकि वो दोनों रेयर केस में जो पूछ लिए जाते हैं। प्रत्यक्षण किसे कहते हैं, ये आपका बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए चलिए पर बच्चों, लास्ट मोमेंट है तो लास्ट मोमेंट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रत्यक्षण की बात करें, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया की साधारण व्याख्या करें, क्या कह सकते हो, परसेप्शंस एंड डिस्क्राइब द, कह सकते हो प्रोसेस ऑफ परसेप्शंस विथ एग्जांपल की बात करते हैं। तो प्रत्यक्षण एक जटिल संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक समझते हो, संज्ञानात्मक मतलब सोच, समझ, डर, क्रोध, ये सारी भाषाएं जो होती हैं। तो प्रत्यक्षण एक जटिल संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके कारण किसी उपस्थित उद्दीपक, ये उद्दीपक है और ये मुझे प्रभावित कर रहा है, कहेगा आएंगे घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रभावित कर, मैं करो बाप रे घुस जाएगा, तो यानी मुझे डर लग रहा है, प्रतिक्रिया। तो उपस्थित उद्दीपक यानी स्टिमुलस की बात करते हैं, का तात्कालिक, तात्कालिक यानी इमीडिएट, तात्कालिक और अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, कोनो मतलब नहीं है, अर्थपूर्ण क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। संवेदना की तरह यह भी उद्दीपन का ज्ञान कराती है, यानी बिल्कुल ये जो आपका संवेदना था ना, सेंसेशन, बिल्कुल वैसे आपका ज्ञान कराती है। लेकिन संवेदना जहां अर्थहीन और सरल होती है, वही प्रत्यक्षण अर्थपूर्ण और संगठित होती है। प्रत्यक्षण भैया एकदम परफेक्ट रहेगा अपनी जगह, ठीक है। देखा जाए, यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सॉलिड मेंटल कंडीशन है। इसमें उपस्थित उद्दीपक का ज्ञान होता है, इसमें उपस्थित क्या होता है, स्टिमुलस के बारे में जानकारियां होती हैं। प्राप्त ज्ञान तत्कालिक होती है और जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ वो इमीडिएट होती है, तुरंत। जैसे इस मार्कर क्या करेगा, मार्कर किसी को मार सकता है, बोर्ड पे लिख सकता है, भाग सकता है, मतलब किसी के बारे में इमीडिएट आपको जानकारी होगा। उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य होती है और उसमें इसका रहना, उद्दीपक का रहना क्या है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। प्रत्यक्षण वर्तमान संवेदनाओं को पूर्व अनुभवों के आधार पर अर्थ प्रदान करता है, जिसमें प्रत्यभिज्ञा भी क्या होती है, शामिल होती है, रिकॉग्निशन भी क्या होती है, शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को दो मुख्य दृष्टिकोण से समझी जाती है, अर्थ प्रदान करने की मनोवैज्ञानिक क्रियाएं और वंटवादियों की शारीरिक मानसिक व्याख्या। ये प्रक्रियाएं इतनी तीव्र होती है कि क्रमिक लगती नहीं है, बल्कि एकीकृत अनुभव क्या करता है, प्रदान करता है। ये क्रमिक लगता नहीं बल्कि एकीकृत अनुभव क्या करता है, प्रदान करता है। अर्थ प्रदान करने की मुख्य क्रियाएं होती है, जैसे प्रत्यक्षण में वर्तमान संवेदना को पूर्व अनुभव से जोड़कर अर्थ दिया जाता है। मुख्य क्रियाएं कह सकते हो कि विभेदीकरण, और कह सकते हो कि इसमें देखा जाए तो कई सारे क्रियाएं होती है। तो पहले विभेदीकरण की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। विभेदीकरण, मैं घंटी बजा रहा हूं, कौन सा घंटी, पूजा करने वाला घंटी। कोई आ रहा है साइकिल चलाने वाली घंटी बजा रहा है, कोई आ रहा है भोंपू बजा रहा है, साउंड तीनों में हो रहा है लेकिन आवाज डिफरेंट है ना, जो आवाज डिफरेंट होता है वही डिस्क्रिमिनेशन होता है। बातें समझ में आ गया। विभेदीकरण, वर्तमान में संवेदना को अन्य संवेदनाओं से अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, घर पर कोई दरवाजा थपथपाया तो हम उस ध्वनि को अन्य आवाजों से क्या करेंगे, अलग पहचानेंगे। हवा चल रहा है, सरसराहट चल रहा है, हम उस ध्वनि को, मतलब साउंड में जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं वही क्या है, वही आपका विभेदीकरण है, ठीक है, वही क्या आपका विभेदीकरण है। फिर बात कर क्या क्या कर रहा है, सम्मिश्रण की बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं। वर्तमान संवेदना को पूर्व अनुभवों से मिलाना, यानी अभी जो आपके साथ घटना घट रहा है उसको पुराने घटना से क्या करना, मिलाना, ठीक है, क्या करता है, मिलाना। दरवाजे की थपथपाहट को पहले सुनी हुई इसी तरह की ध्वनि से क्या करना, जोड़ना, ठीक है, यानी पहले का जो दरवाजा थपथपाया था उसको सुनी हुई ध्वनि से जोड़ना। पुनर्भनन या पुनरावर्तन की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में संवेदना से संबंधित पुरानी संवेदनाएं जागृत होती हैं, ठीक है, जो वर्तमान से जुड़ी हुई क्या होती हैं, रहती हैं। स्थानीयकरण की अब बात करते हैं, तो संवेदना को स्थान प्रदान करना। उदाहरण के लिए, मित्र के घर पर कुत्ते की भौंक सुनकर हम समझ जाते हैं कि कुत्ता घर के अंदर है, ये पूर्व अनुभव होता है। और स्टाउक उसे क्या कहता है, वस्तु भाव का क्या करता है, अप्रोच अनुभव भी कराता है, ठीक है। बात यहाँ करते हैं, इसके अलावा प्रत्यक्षण में मानसिक तत्परता, परिवेश और गति संवेदन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे गुलाब का फूल देखना, हम न केवल लाल रंग, सुगंध, स्पर्श महसूस करते हैं बल्कि तुरंत पहचानते हैं कि यह गुलाब का फूल भी है। तो होता है किसी चीज को प्रिडिक्शन कर लेना कि यहाँ पर ये चीज हो सकती है। गुलाब का फूल दिखे, क्या गमक हो गया यार, सुंदर होगा, इसे सूंघे खाने का मन करता है, कई तरह की चीजें, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये एट ऑल हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। वंटवादियों की व्याख्या कर देखा जाए तो इसमें देखा जाए शारीरिक प्रक्रिया में, तो वो कह सकते हो वंटवादियों के अनुसार अगर देखते हैं तो अनुसार प्रत्यक्षण के कई चरण होते हैं लेकिन एकीकृत अनुभव होते हैं। जैसे ग्राही क्रिया, ठीक है, रिसेप्टरल प्रोसेस,
उद्दीपक ग्राहक को कह सकते हो, उद्दीपक क्या करता है, उद्दीपन ग्राहक को कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, जैसे प्रकाश आंख को करता है। तंत्रिकीय क्रिया की बात करते हैं, न्यूरल प्रोसेस की बात है, तंत्रिका आवेग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी कौन किसको प्रभावित कर रहा है ये उसके बारे में क्या कर रहा है, सविवरण बता रहा है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है, साहचर्य यानी कह सकते हो संवेदना में अर्जुना, भ्रम क्या है। ध्यान देना बच्चा मेरे, भ्रम क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भ्रम क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मन बना लो, काम हो जाएगा। सर मेजर का भी पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, मेजर का भी पढ़ सकते हो भैया। जो बच्चा, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा जिसका माइनर का एग्जाम है वो मेजर पढ़ लिया, जो मैंने पढ़ा दिया है मेजर ऑलरेडी, वो मेजर पढ़ लिया, और जितना अभी हम पढ़ा रहे हैं अभी का इतना पढ़ लिया, यकीन मानो साइकोलॉजी में उसका बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी बखूबी तैयार हो जाएगा। तो ध्यान देना इस बात का, जो बच्चा मेजर पढ़ लिया है जो मैंने पढ़ाया है, और जो बच्चा अभी माइनर पढ़ लेगा उसको माइनर में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्योंकि सर आप तो कह रहे हो मेजर को पढ़ लें फिर माइनर को समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ माइनर का एग्जाम है, मेजर को भी पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया है, और माइनर को भी पढ़ लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ भी मिल जाएगी आपको आपके सब्जेक्ट का। ध्यान देना 30% मेजर में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे विस्मृति वगैरह हो गया वो सब वहाँ मिल जाएगा, मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से सीख जाओगे। बातें समझ में आ रहा है? तो ये मेजर का वीडियो देख लेना, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे का है, और ये भी मुश्किल से 1.25 घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो देख लेना भ्रम क्या है, भ्रम के कारण क्या है। भ्रम तो जानते हो, इल्यूजन, जिसमें आपको ये लगता है जैसे आप जा रहे हो रास्ते में कोई है मेरे पीछे। भ्रम में कई तरह के, जहाँ अंधेरा है, अंधेरा में दरवाजे के पीछे कोई है। हॉरर मूवी देख ले, चौकी के नीचे कोई है, लेकिन हम चौकी के नीचे देखते हैं आलू ढेर सारा रखा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करें भ्रम क्या है। ठीक है, इल्यूजन की बात करते हैं, क्या है इल्यूजन, व्हाट आर इट्स कॉजेज, इसके कारण क्या हो सकते हैं, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, और इसके कारण को और अच्छे से ब्रीफ करके बताएं। भ्रम या विपर्य कहते हैं, भैया भ्रम ही रहने दो, विपर्य नहीं पढ़ना है। ठीक है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु या उद्दीपक का क्या होता है, गलत प्रत्यक्षण होता है, अर्थात उद्दीपक की व्याख्या या अर्थ प्रदान करना, अर्थात कह सकते हो कि अवास्तविक हो जाती है, जब कि सही व्याख्या को प्रत्यक्षण कहते हैं। तो सही व्याख्या करना प्रत्यक्षण, तो गलत व्याख्या को क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। तो यहाँ हम बात क्या करें, जब मानसिक प्रक्रिया, वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उद्दीपक का गलत प्रत्यक्षण, जैसे ये मार्कर है, हम ये कह देंगे ये मार्कर कॉपी पे लिख सकता है, तो गलत प्रत्यक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता। लेकिन हमने क्या कहा, ये मार्कर है ये कॉपी पर लिख सकता है, तो ये गलत प्रत्यक्षण हो गया। अर्थात उद्दीपक की व्याख्या या अर्थ प्रदान करना एवं अवास्तविक हो जाता है। तो यहाँ पर उद्दीपक की व्याख्या क्या हो गया, गलत हो गया ना, अवास्तविक हो गया ना, इसकी वास्तविकता तो कुछ और था। तो जबकि सही व्याख्या करेंगे तो ये प्रत्यक्षण कहलाता है, तो गलत व्याख्या को ही क्या कहेंगे, भ्रम कहेंगे। हमने इसका गलत एग्जाम्पल दिया, यानी मुझे ये आशंका था कि इससे लिख सकते हैं, बट अब ये लिख नहीं सकता है, तो मुझे भ्रम था ना कि ये लिख सकता है। मतलब समझ में आ रहा है, यानी आपको भ्रम, वो कहता मुझे यकीन था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन वो कहेगी आई हेट यू, मैं घंटा नहीं पसंद करती तुम्हें। तो उस बंदे को भ्रम पाल के रखना होता दिन से, उसे लग रहा था कि मुझे पसंद करती, इसलिए मैं आगे सीधा प्रपोज कर दें। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन लड़की का है, हम किसी और को देखते हैं, किसी और को भाव देते हैं, मेरा बंदा कोई और है। तो तुम्हें भ्रम था, इसका मतलब तुमने गलत मतलब रखा उसके सामने, ये चीज होता है भ्रम। तो भ्रम नहीं पालना, हमेशा रियलिटी पे चलना। बातें समझ में आ रहा है? हाँ जी, भ्रम बिल्कुल भी मत पालना, हमेशा रियलिटी में चलना। ठीक है, चलो बातें समझ में आ रहा है बबुआ? ठीक है, साइकोलॉजी रोज होता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्रम के चक्कर में अक्सर एक तरफा मोहब्बत होता है, और उस एक तरफा मोहब्बत ने ना जाने कितनों की जिंदगी ले ली है। तो भैया जिंदगी अनमोल है, उसे बचा कर रखे, भ्रम में ना जिए, वास्तविकता को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जबकि सही व्याख्या को प्रत्यक्षर कहते हैं, उसने कह दिया भैया हम लोग को पसंद नहीं करते हैं, जाओ, तो वो क्या प्रत्यक्षर कहलाएगा। लेकिन तुम अपने मन में पाल के रखे हो कुछ और, तो वो क्या करेगा, भ्रम कराएगा। कहता किस भ्रम में जी रहे हो, वो कहते हैं किस भ्रम में जी रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज भ्रम में प्रत्यक्षण की पूरी प्रक्रिया, भ्रम में प्रत्यक्षण की पूरी प्रक्रिया, प्रत्यक्षण का मतलब जो वास्तविकता है, पूरी प्रक्रिया होता है। जैसे वो मुझे देख के मुस्कुराया करती थी, मैं भी मुस्कुराया करता था, वो रोज जाया करती, मुझे पलट के देखा करती, मैं भी उसे पलट के देखा करता। तो कुछ ऐसा भ्रम हुआ कि जब गए गुलाब का फूल देने, प्रपोज करने, क्या
कौन हो भैया? भैया। कहानी खत्म उसका। तो पता चला कि वो पीछे किसी और को देख के मुस्कुराती थी, तुम्हें लगा कि तुम्हें देख के मुस्कुरा रही है, हो सकता है वो तुम्हें देखकर पागल समझ रही हो। तो ये सब क्या है? ये सब भ्रम है, ठीक है, सब मोहमाया है। हम लोग उसे मोहमाया कहते हैं बाबा की भाषाओं में। तो भ्रम में प्रत्यक्षण की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस होगा, सब कुछ होगा। संवेदना, साहचर्य, साहचर्य ने एक दूसरे का साथ, अर्थ प्रदान करना। कहते हैं भाई तुम मेरी दोस्त हो, अबे दोस्त, दोस्त के चक्कर में काका सोच लेते हो। समानता, सब कुछ इक्वल रहेगा, तभी ना भ्रम पैदा हो गया तुम्हारे अंदर। सब कुछ इक्वल, रियलिटी की तरह रहेगा, एकदम प्रत्यक्षर की तरह रहेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये तुम्हारा भ्रम था, ठीक है। लेकिन अंतिम जब निष्कर्ष निकलता है तो कैसा निष्कर्ष निकलता है? गलत। भाई साहब भ्रम था यार, वो हमको देख के नहीं मुस्कुराती थी, वो उसको देख के मुस्कुराती थी, ये वो। बात समझ में आ रहा है? इल्यूजन हो गया तुम्हें। यह एक समान मानसिक घटना है और जो सभी सामान्य व्यक्तियों में कम और अधिक मात्रा में होती है। कितने लोग कम होती है, कितने लोग बहुत ज्यादा होता है। भ्रम क्षणिक और अस्थायी होती है, और एक बार भ्रम टूटता है ना तो इंसान सतर्क हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और गलती समझ में आने पर वो तुरंत क्या करता? सुधार भी लेता है। और यह व्यक्ति के दैनिक जीवन पर भी क्या करता? गंभीर प्रभाव नहीं डालता है। अगर तुमने संभाल लिया तुरंत तब तो सुधर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बाजार में खरीदा हुआ आम मीठा समझकर घर लाए, लेकिन काटने पर खट्टा निकला, यह व्याख्या गलत हुई, इसलिए भ्रम हुआ। यदि मीठा निकलता तो सही प्रत्यक्ष होता, ठीक है। एक अन्य क्लासिकल उदाहरण देखा है। चांदनी रात में दूर से सड़क पर रेत को पानी समझा और रस्सी को सांप समझ लेना। जैसे होता है कभी कभी जाते रहते हो और रस्सी सामने, ऐसे कभी कभी तो हम अपना बेल्ट निकालते बिस्तर फेंक देते हैं और सडनली जब देखते हैं बाप रे सांप है क्या, लेकिन देखते मेरा बेल्ट है, ऐसा कुछ होता है। तो भ्रम होना, सडनली भ्रम हो जाना। भ्रम में क्या था? उद्दीपक की उपस्थिति होगा, ये उद्दीपक है, ये रहेगा। ज्ञानेंद्रियों से संपर्क रहेगा, यानी जो मेरा ज्ञानेंद्रिय जो हम देख रहे हैं उससे कॉन्टेक्ट रहेगा। तंत्रिका आवेग का मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचना, और जो तंत्रिका आवेग रहेगा यानी न्यूरॉन्स वेव्स रहेंगे वो तुरंत मेरे मस्तिष्क तक पहुंचेगा। साहचर्य केंद्रों के आधार पर व्याख्या जो यहाँ गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा ब्रेन वो गलत हो जाता है। भ्रम के मुख्यतः दो आधार होते हैं, विश्वास जननीय या सामान्य भ्रम यानी यूनिवर्सल इल्यूजन। यह सभी व्यक्तियों में से एक समान रूप से होता है, सभी व्यक्ति में होता है। इसमें व्यक्ति की बुद्धि ज्ञान में सुधार किया जा सकता है, सब जानते हुए भी गलती करते हैं। इसका आधार मुख्यतः भौतिक परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर आसपास के पेड़ पौधे खंभे पीछे की ओर भागते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे देखो चलती ट्रेन है, चलती ट्रेन है और आपको लगेगा कि ये पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, और आपको कभी ऐसा लगेगा जैसे पेड़ पौधे आपके साथ दौड़ रहे हैं, तो ये भ्रम होता है कि नहीं भ्रम? लेकिन आपको ये पता चल चुका है ये भ्रम है, पेड़ पौधे अपनी जगह, हम ही भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा लगेगा, फोकस जब किए रहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ पौधा तेजी से भाग रहा है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन खड़ी होने पर यदि बगल की ट्रेन चलने लगे तो लगता है कि अपनी ट्रेन चल रही है, होता है ना कि रेलवे स्टेशन में जैसे ट्रेनें बैठे हुए हैं, अब बगल की ट्रेन चलने लगे तो आपको लगेगा आपकी अपनी ट्रेन चल दी है, ऐसा लगता है ना। ये भी भ्रम होता है, ठीक है। यानी योर ब्रेन हैज पावर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रेन। तुम्हारा दिमाग को तुरंत वो क्या करेगा? चेंज कर देगा, ट्रेन ही चेंज कर देगा, ठीक है। योर ब्रेन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ऐसे भ्रम दैनिक जीवन में आमतौर पर सभी के साथ घटना घटित होता है, और ऐसा भ्रम जो है वह आमतौर पर आप सभी के साथ क्या होता है? यह आप सभी के साथ क्या होता है? आमतौर पर घटित होता है। व्यक्तिगत भ्रम की बात करें तो इसमें बात करते हैं यह व्यक्ति भिन्न होता है, और कह सकते हो कि व्यक्ति की आदतों और अपेक्षाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर क्या करता निर्भर करता है। कुछ मामलों में यह अस्थायी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किशोरों में माता पिता और गुरुओं की सलाह और डांट और दुश्मनी को समझना, जबकि प्रोत्साहन देने पर गलत व्यक्ति को अच्छा मान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेखा गणितीय कह सकते हो दृष्टि भ्रम। ये दृष्टि भ्रम क्या होता है? संबंधित होता है जहां रेखाओं की लंबाई, दूरी और आकार की व्याख्या गलत हो सकती है, और ये मुख्यतः विश्वास जननीय होते हैं। लंबाई संबंधी भ्रम कह सकते हो। हॉरिजेंटल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इल्यूजन में समान लंबाई की दो रेखाएं में खड़ी रेखा आड़ी रेखा लंबी लगती है, जैसे आंख की गति से अधिक प्रयास लगना। जैसे दो चिमनी ऐसे खड़ा है, अगर हम ऐसे करते तो ये बड़ा लगेगा और ये छोटा लगेगा, और ऐसे खड़ा करेंगे देखेंगे इधर से तो ये छोटा लगेगा ये बड़ा लगेगा, लगता है ना, लेकिन दोनों इक्वल ही है, ठीक है। भरा स्थान भ्रम की अगर बात करते हैं, समान लंबाई की दो रेखाएं, ठीक है, विभाजित रेखा वाली क्या होती है? लंबी होती है, और आंखों की गति भी क्या होती है? अधिक होती है। और मुलर लायर भ्रम की अगर बात करें तो समान लंबाई की रेखाओं में
पंख वाली रेखा बाण वाली से क्या होती है, लंबी होती है। तो कुछ इस तरीके से था हमारा क्या, भ्रम का डिफिनेशन था। तो प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही, ठीक है। जितना मैंने बताया, मैंने बोला ना कि आप जाना मेजर का भी वीडियो देख लेना है, जितने माइनर वालों के एग्जाम है मेजर का भी वीडियो देख लेना है, और माइनर का तो देखना ही देखना है। इससे आपका पूरा माइनर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव भी यहीं से बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, और सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट्स है वो शॉर्ट्स यहीं से बनेगा। तो 25-25 शब्द में लिख देना, 50-50 शब्द में लिख देना। बस लॉन्ग इतना ब्रीफ में बता दिया है कि मज़ा आ जाएगा। एक बार याद करने का तरीका बता रहे हैं, एक बार इस वीडियो को और देख लेना, आपका पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ डलवा देता हूँ जाने से पहले, तो सारा चीज़ मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक किए बिना जाना नहीं है। जो भी डाउट होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम मेहनत करते रहेंगे, आप लोग को बढ़िया स्कोर हो सके। फिर हम जुड़ेंगे जल्द ही थोड़ी देर में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों लव यू ऑल, टाटा। फिर मिलेंगे तो बाय बाय क्यों बोलना।